हेलो स्टूडेंट्स, सो आज बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्लास होगा और आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बहुत ही ध्यान से आज के क्लास को सुनना। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रखेंगे वो आपके जेई मेंस एग्जाम और जो डब्ल्यूबीसी एग्जाम से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से डायरेक्टली लिंक होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक लेक्चर अच्छे से नहीं समझा, जो फर्स्ट लेक्चर था वो जाके समझ लेना, या फिर बाइनोमियल थ्योरम का अगर अभी तक पिछले किसी लेक्चर में आपने मिस किया, आपने डायरेक्ट सोचा होगा क्यों ना फोर्थ लेक्चर देख लूं, तो आपको पिछला लेक्चर्स देखना पड़ेगा, तभी आपको जाके ये क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछले सभी क्लासेस जाके कर लेना, साथ में सीक्वेंस सीरीज जरूर कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट आज के क्लास में आने वाला है। ठीक है, सभी का लिंक कहां मिलेगा सर? तो प्लेलिस्ट का ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WBJ 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, मैथ्स क्रैश कोर्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में भी देख लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चले स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो मेन टॉपिक्स रखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट और समेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और सभी वीडियो में मैं आपको अपडेट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर आपको इस क्लास का और सभी क्लास का जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उसका आपको नोट्स चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म दिखेगा, सिर्फ 49 रुपीज प्राइस है, जाके फिल कर दो, फिर हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। और अगर आपको क्लास नोट्स के साथ साथ अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है तो हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका प्राइस कितना है सर? इसका प्राइस केवल 99 है, ओनली 99। तो बहुत ही चीप प्राइस है, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। आपको जस्ट गूगल फॉर्म जाके नीचे फिल कर देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां गूगल फॉर्म्स अवेलेबल है, जाके फिल कर देना अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ओके, चले अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोफिशिएंट पूछेगा ना, अपन जनरल टर्म लिखेंगे। क्यों जनरल टर्म लिखेंगे सर? क्योंकि जनरल टर्म से मेरा एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा, क्योंकि जनरल टर्म में आपको एक्स दिखेगा, एक्स की डिग्रीज होंगी, और जो जनरल टर्म में एक्स की डिग्री होगी और जो पूछेगा एक्स की डिग्री, उसको मैं कंपेयर कर दूंगा तो मेरा आर का वैल्यू आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू आ जाएगा तो मेरे पास टर्म आ जाएगा, क्योंकि आर से एक ज्यादा होता है टर्म। अगर आप आर इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हो तो आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो। ठीक है, चले, तो ये सभी चीजें आई थिंक आपको आता होगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। कहानी में देखो, अगर क्वेश्चन में तो एक्स की पावर 53 पूछ रहा है, ठीक, तो मेरा पूरा ध्यान एक्स की डिग्री पे जाएगा, एक्स की डिग्री निकालना। एक्स की डिग्री के लिए मैं दिए हुए में जनरल टर्म लिखता हूं। सबसे पहले तो एक्सपेंशन जो दिया होगा वो जनरल टर्म लिखूंगा उससे, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एक्सपेंशन तो दिया ही नहीं है। तो मैंने आपको कई एक्सपेंशन सिखाया था कि एक्सपेंशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो एक्सपेंड करके, और एक आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप भूल गए होगे, जो आज का जो टॉपिक भी है समेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी बहुत काम में आएगा। तो क्या आपको मैंने सिखाया था कि उसको लिखा जा सकता है समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन का। ओके, ए प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन अगर समेशन फॉर्म में लिखो तो मैं लिख सकता हूं एनसीआर। ओके, फर्स्ट डिग्री की, देखना मैं कैसे बोल रहा हूं, फर्स्ट की जो डिग्री होगी, फर्स्ट टर्म की जो डिग्री होगी, वो इन दोनों को घटा के, मतलब एन माइनस आर। ओके, और जो सेकेंड टर्म की डिग्री होगी, दैट इज आपको यहाँ पे एक्स है, उसकी डिग्री हो जाएगी नीचे वाला, दैट इज आपको आर। क्या इतनी सी बात आपको क्लिक की? ओके, अब क्या करना है सर? अगर कल को समेशन के फॉर्म में दे दिया और मेरा समेशन का फॉर्म ये है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा। अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो जल्दी से इसको और इसको देख के बताना एन की वैल्यू कितनी। एक बच्चे ने बोला सर एन की वैल्यू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ एनसीआर और यहाँ 100 सी, कंपेयर कर रहा हूं, जस्ट कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? कंपेयर। ओके, क्यों सर कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्सपेंशन बनाना है ना मुझे, तभी तो उसकी जनरल टर्म लिखूंगा। हाँ, अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो यहां बोलना मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का घटा के जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो कहीं ए की जगह x-3 तो नहीं लिखा है? हाँ सर। सेकेंड टर्म की वैल्यू बताना, सेकेंड टर्म की वैल्यू कहीं मतलब x की जगह कहीं 2 तो नहीं है? सोच जाना, अरे नीचे वाला का, नीचे वाले की जो डिग्री होती है ना वो x के ऊपर होती है, तो ये x की जगह बैठा है। ये मैंने कंपेयर करके पता कर लिया था कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ओके, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म होता है उसकी डिग्री दोनों का घटा के होता है, और जो सेकंड टर्म होता है उसकी डिग्री नीचे वाला होता है। तो मैंने कंपैरिजन करके एन, ए और एक्स पता कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो जनरल टर्म था वो समेशन में होता है।
क्योंकि a प्लस एक्स की पावर n को अपन समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देने वाला कल को डायरेक्ट देगा a प्लस एक्स की पावर n, या फिर समेशन के फॉर्म में भी दे सकता है। अब बोलना, अगर आपने इतना कुछ पता कर लिया तो ये जो लिखा हुआ है ये तो आपकी आंखों का धोखा है। एक्चुअल में इसका फोटो कैसा है? एक्चुअल में इसका फोटो है, a की जगह a रखो, दैट इज आपको x माइनस 3 रखो, x की जगह आप 2 रखो, रख दिया, और n की जगह आप 100 रखोगे। अगर इतना रखोगे तो ये तो हो गया सर x माइनस 1 की पावर 100। अब हर बच्चा इसका जनरल टर्म तो लिखना आता ही होगा उसको, ठीक है। अगर इसका जनरल टर्म लिखूं मतलब सर tr प्लस 1 लिखूं, हाँ tr प्लस 1 लिखूंगा तो सबसे पहले ncr दैट इज आपको 100 cr, ओके। फर्स्ट टर्म मतलब x की पावर दोनों का घटा के, दैट इज आपको 100 माइनस में r। और सेकेंड टर्म की बात करूं मतलब -1 है यहाँ पे, उसकी डिग्री आपको नीचे वाला, दैट इज आपको r। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब एक बच्चे को समझ में आया कि सर x की डिग्री तो 100 माइनस आ रहा है, हाँ x की डिग्री 100 माइनस आ रहा है, लेकिन सामने वाला x की डिग्री 53 पूछ रहा है, तो अपन यही तो करते हैं, इसकी x की डिग्री दैट इज आपको 53 और अपना जो x की डिग्री है दैट इज 100 माइनस आर, दोनों को कंपेयर कर दूंगा और दुनिया को बोल दूंगा कि 100 माइनस आर को 53 के बराबर कर दो। अगर ऐसा कर दिया तो r की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 47, ओके। अगर यार 47 हो गया तो आप कौन से टर्म की बात करो? आप T48 की बात कर रहे हो, और T48 का कोफिशिएंट क्या होगा? क्योंकि कोफिशिएंट ही तो पूछा था ना, और T48 का जो कोफिशिएंट होगा वही x की पावर 53 का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि x की पावर 53 के टाइम में r इज इक्वल टू 47 हो रहा है। आ रही है कहानी समझ में? ये पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आज मैं जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लेवल वाइज रह गए हैं, उसको मैं सिखा रहा हूं, ओके। चले, तो T48 की वैल्यू बोलना क्या 100 रख दूं C, 48 के लिए r की वैल्यू एक कम, दैट इज आपको 47 होगी, ओके। अच्छा x तो नहीं रखना क्योंकि कोफिशिएंट पूछा था, या फिर यहां पे रख देते हैं क्योंकि -1, और -1 की पावर क्या हो जाएगी? 47, और x की पावर बताना, अगर 47 रखा r की जगह तो 53 हो गया, हाँ सामने वाला x की पावर 53 का कोफिशिएंट पूछा था, तो ये हो गया कोफिशिएंट, ये इट इज कोफिशिएंट, ओके। और ये टोटल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता तो केवल 100 से 47, ओके। तो ये -1 की पावर 47 माइनस आगे आ जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, ओके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैंने बोला था सीक्वेंस सीरीज जरूर पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीक्वेंस सीरीज जाके सीख लेना, क्योंकि आज के क्लास में सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, मैंने बोला या तो बिल्कुल सिंपल दे देगा तो डायरेक्ट दे देगा a प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्म डायरेक्ट, या फिर कल को वो समेशन के फॉर्म में दे देगा। तो समेशन के फॉर्म से आपको एक्चुअल फॉर्म बनाने आना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो होता है ना a प्लस एक्स की पावर n, वो भी समेशन फॉर्म में होता है। तो मैं जिस दिन मन करेगा दोनों को कंपेयर कर दूंगा, एन ए और एक्स लेके आ जाऊंगा, और मेरे को एन ए और एक्स मिल गया, मतलब डिग्री मिल गई, पहला टर्म मिल गया, दूसरा टर्म मिल गया, तो मैं लिख दूंगा। या फिर तीसरा कल को वो ऐसे फॉर्म भी दे सकता है, और वो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि क्या अगर आप इस पूरी सीरीज को देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है, जो आप देख रहे हो वो एक्चुअल में नहीं है, तो फिर क्या है सर? अगर ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करके देखोगे, तो पता चलेगा हर टर्म में 3 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई है। अरे देखो तो सही, यहां नहीं है, यहां 3 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई है, फिर से 3 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हो तो 3 की प्लस एक्स की पावर स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही हर टर्म में 3 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई है। और आपको पता है जब भी किसी की मल्टीप्लाई होती है ईच टर्म में, तो अपन उसको कुछ बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज से, क्या बोलते हैं? जीपी। अच्छा, मतलब सर ये जीपी की सीरीज है? हाँ, तो ये तो सम ऑफ जीपी है, और सम ऑफ जीपी के लिए सबसे पहले 3 चीजें पता करते हैं, ए, आर और एन। तो ए की वैल्यू बोलना, एक बच्चा बोलेगा सर ए की वैल्यू तो देख के पता चलती है, पहले टर्म को अपन बोल देते हैं ए, दैट इज आपको 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 मिल गया। ए, आर की वैल्यू निकालते हैं। एक बच्चा बोलेगा 3 प्लस एक्स, मैं बोलूंगा हाँ चल जाता 3 प्लस एक्स, बट इसको भी तो देखो, इसकी डिग्री यहाँ एन माइनस 1 है, फिर एन माइनस 2 है, इसमें भी चेंज आ रहा है। तो आर की वैल्यू एक्चुअल कैसे निकलती है? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में डिवाइड करके। अरे दो टर्म को आपस में डिवाइड कर दोगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को तो आर आ जाएगा, या फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को डिवाइड कर दोगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके आर मिल जाता है। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिखाया है। तो अगर आर की वैल्यू देखो तो यह हो जाएगा 3 प्लस में एक्स, और इसके साथ में आपको 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2, ओके। और इसकी डिवाइड मैंने मार दी 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 से। कितने लोगों को पता है अगर ये दोनों कटेंगे ना तो नीचे रह जाएगा 2 प्लस एक्स, ओके। ठीक, नहीं आया समझ में? तो इतना से समझ जाओ ना, इसको लिख दोगे n माइनस 1 इंटू में, फिर नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स, अरे 2 प्लस एक्स की पावर -1, वो नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 2 प्लस एक्स, तो यहां रह जाएगा 2 प्लस एक्स।
तो एक्चुअल में जो मेरा आर है वो है आपको 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स। ओके, आर आ गया सर। एन की वैल्यू अब कोई बच्चा बताएगा क्या मेरे को? तो बहुत मजा आएगा। एन की वैल्यू कैसे पता करें? यहां 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन है, ठीक, और लास्ट टर्म में इसने बोल रखा है 2 प्लस एक्स है ही नहीं, तो 2 प्लस एक्स की पावर जीरो है। तो अपन बोलेंगे एन माइनस वन से, यहां ऑब्जर्व कराता हूं, यहां देखना कहानी में, अगर टर्म्स निकालने गया तो मैं पूछता हूं एन माइनस वन से गाड़ी चली और जीरो तक गई, कितने टर्म्स होंगे? अगर जीरो से एन तक चलती तो अपन बोलते हैं एन प्लस वन, क्योंकि सिखाया एक से एन तक एन होता है तो जीरो भी इंक्लूड है तो एन प्लस वन। लेकिन वो बोल रहा है एन माइनस वन टू जीरो, तो इधर जीरो बढ़ाया और उधर एन एक घटा दिया, तो टोटल एन टर्म्स होंगे ना। अरे जीरो से एन माइनस वन तक एन टर्म्स होंगे, तो एन की वैल्यू एन ही है, एन की वैल्यू एन है। अब एस एन के पीछे भागेंगे, आओ एस एन निकालते हैं। एस एन की वैल्यू बोलना कैसे निकालते हैं? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में, आर तो बड़ा ही है ना, 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, तो ये तो एक से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 3/2 होगा अपने आप में, और 3/2 एक से बड़ा है, क्योंकि ऊपर जितना जोड़ रहे हो नीचे भी उतना जोड़ रहे हो, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3/2 है तो एक से बड़ा होगा, तो इसलिए ए की वैल्यू बोलना, ए की वैल्यू है 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, ये हो गया आपको ए। आर की वैल्यू बोलना, आर की वैल्यू रखने जा रहा हूं 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स। आई कहानी समझ में? अच्छा, आर की पावर एन माइनस में वन, ये वाला सामान बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपॉन में यहां से बोलना नीचे क्या हो जाता है आर माइनस वन, दैट इज आपको 3 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस में वन। आई कहानी समझ में? अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? बहुत आसान है, 2 प्लस एक्स की पावर एन नीचे लिखा है, और यहां से अगर देखूं, इसको एक काम करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, यहां से देखूं तो ये लिखा है 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, यहां से देखो तो ये पूरा सामान लिखा है 3 प्लस एक्स की पावर एन माइनस में 2 प्लस एक्स की पावर एन। देख जाना, 2 प्लस एक्स की पावर एन यहां होगा, मैंने एलसीएम ले लिया यहां पे, और नीचे देखूंगा तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर एन। ओके, अच्छा, इनटू में यहां से भी पता है आपको 2 प्लस एक्स, नीचे डिवाइड में यहां भी एलसीएम जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, और उन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। सोच जाना, अगर इतनी सी डिवाइड आपने सोच की होगी तो मुझे मजा आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 प्लस एक्स यहां भी तो है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 प्लस एक्स की पावर माइनस वन। सर यहां क्यों नहीं गया? ये ऊपर का भी ऊपर बैठा है, ये देखो ना, ऊपर का भी ऊपर बैठा, तो डायरेक्ट यहां नहीं भेजा, यहां जाएगा तो फिर प्लस का बन जाएगा, तो बात वही होगा, 2 प्लस एक्स की पावर एन यहां बना दो और 2 प्लस एक्स की पावर एन फिर यहां रह जाता, तो मैंने यहीं पे भेजा, यहीं पे भेजा। अगर यहीं पे भेजा तो 2 प्लस एक्स एक डिग्री कम करके जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और यहां एन एक डिग्री कम किया तो एन माइनस वन हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया। हाँ, सॉल्व करने आना चाहिए आपको ये सभी मैथमेटिक्स। यहां आप देखो तो ये हो गया 3 प्लस एक्स माइनस का 2 माइनस का एक्स, तो नीचे मुझे 1 दिखाई दे रहा है, देख जाना। अरे 3 में से 2 गया तो 1, और एक्स मर जाएंगे, तो नीचे तो 1 हो गया। ओके, अच्छा, तब तक मेरी कहानी में इंटरेस्टिंग हुआ कि ये दोनों आपस में लड़ गए, कट गए ये दोनों। मुझे जो एक्चुअल में आ गया वो दिख गया मेरे को 3 प्लस एक्स की पावर एन और माइनस में 2 प्लस एक्स की पावर एन। क्या इतना सा दिख गया? ये मेरे को सीरीज दिख गई, ये पूछा है मेरे को, और इसमें बोल रहा है आप एक्स की डिग्री आर का कोफिशिएंट ढूंढो। एक्स की डिग्री आर का कोफिशिएंट, एक मिनट, सबसे पहले तो जनरल टर्म निकालने होता है, और अपने एक्स को उसके एक्स की डिग्री से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर इसका जनरल टर्म लिखूंगा तो कितने लोग बताएंगे टी आर प्लस वन बोलना? क्या एनसीआर मेरे को मतलब नहीं है, एन ही एन है, अरे एन ही है ना आज के दिन, तो एनसीआर लिखूंगा। ए की पावर तो यहाँ पे 3 की पावर दोनों का घटा के, इससे तो मेरे को मतलब ही नहीं होता, ये तो कोफिशिएंट में जाएगा, ठीक है। एक्स की डिग्री देखोगे तो एक्स की डिग्री यहां हो जाएगी आर। ओके, माइनस में यहां लिखूंगा तो यहां भी लिखूंगा, मैं ब्रैकेट से दिखा देता हूं एनसीआर। ओके, क्यों सर एनसीआर क्यों लिखा? क्योंकि यहां भी एन है ना, तो यहां पे एन है तो यहां भी आर ही होगा, इसलिए। और दूसरा लिख दो 2 की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। ओके, अब एक्स की पावर आर को एक्स की पावर आर से क्या ही कंपेयर करना? अरे यहां एक्स की पावर आर है, यहां एक्स की पावर आर बोल रहा है ढूंढने के लिए, अगर कल को एक्स की जगह कुछ और डिग्री बोलता तब तो जाके कंपेयर करता ना, आज के दिन एक्स की डिग्री आर ही पूछ रहा है तो यही है। अरे एक्स की डिग्री आर मिल तो गई, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लू कोफिशिएंट की, तो बताना कोफिशिएंट क्या है। यहां से मांगोगे कोफिशिएंट तो ये देगा एनसीआर, ठीक है, इनटू में 3 की पावर एन माइनस आर, इसने अपना कोफिशिएंट दे दिया। अरे एक्स की पावर आर के आगे ये लगाना तो ये कोफिशिएंट हो गया। ओके,
आ रही है कहानी समझ में आपको? वो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट मांग रहा था, तो यही तो रहा है एक्स की पावर आर, इसका कोफिशिएंट पकड़ लो, पकड़ लिया। माइनस में ये भी देगा अपना कोफिशिएंट एक्स की पावर आर का, तो ये हो जाएगा एनसीआर इंटू में 2 की पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने एनसीआर को कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 3 की पावर एन माइनस आर माइनस में 2 की पावर एन माइनस आर। ये हो गया आपको कोफिशिएंट। तो अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार दिखा दे रहा हूं। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ाता, अगर छोड़ के पढ़ाता तो बाइनोमियल एक दो लेक्चर में फाइनल कर देता, सीक्वेंस सीरीज एक दो लेक्चर में फाइनल कर देता। लेकिन क्रैश कोर्स है तो आपको क्रैश नहीं करना, पढ़ाना है सारा चीज। ठीक है, जिससे कि आप ये, क्योंकि क्या होता है ना, कई बच्चे ये होते हैं कि वो तो ये देखेंगे कि सर आपने क्या छोड़ा, क्या पढ़ाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या छोड़ा दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं वैसे बच्चों को भी लेके चल रहा हूं इंक्लूड करके, कि ऐसा कोई बच्चा क्रिएट ही ना हो कि सर बोले कि सर आपने ये छोड़ दिया था अपने कोर्स में। ठीक है, इसलिए सब पढ़ा रहा हूं, टाइम लगेगा लेकिन सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सब सिखाऊंगा भी, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बाद में तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास है मटेरियल तो ओके है, नहीं है तो आप हमारी प्रैक्टिस मटेरियल यूज कर सकते हो, उसको एक बार देख सकते हो, सिर्फ 99 प्राइस है। ओके, इतना तो आप एक दिन में ही अपना, आई थिंक आप पॉकेट मनी से भी आपका कम ही है, उससे ज्यादा ही होता होगा आपका, तो आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आगे बढ़ाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रैक्टिस ही बचा सकती है। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर बिल्कुल टिक लगना चाहिए, प्रैक्टिस पे भी टिक लगना चाहिए, दोनों होना चाहिए आपका। ठीक है, चले इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मांग रहा है सर, गड़बड़ कहां है सर? इतना इजी क्वेश्चन तो आपने पिछले ही क्लास में कराया था। हाँ कराया था, करना वही काम है, जनरल टर्म लिखना है, अपनी जो एक्स की डिग्री आएगी दी हुई एक्स की डिग्री से कंपेयर कर देना है, आर देगा, और अगर आर देगा तो मुझे टर्म पता चल जाएगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा। यही काम तो अपन कर रहे हैं अभी तक ना। लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टिंग है कि सर अभी तक आपने 2 टर्म वाला बाइनोमियल दिखाया था, यहाँ पे 3 टर्म आ गया। देखो तो सही, 2x और 3x²। तो सर इससे क्या होगा? मैंने आपको कहीं सिखाया था बाइनोमियल थ्योरम मींस 2 टर्म, ऑलवेज डील बाइनोमियल थ्योरम इन 2 टर्म्स। तो सर वो कैसे करें? मैंने चल के बोल दिया इन दोनों को कि तुम बेटा फर्स्ट टर्म हो। क्यों सर 2 को क्यों नहीं लिया? अरे इसको भी ले सकते थे लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, दो दो एक्स को डील करना होता ना, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया। तो इसको सेकंड टर्म बोल दूंगा। हाँ, अब मैं जब लिखूंगा इसका जनरल टर्म ना, तो देखना बहुत चालाकी से लिखूंगा। मैंने बोला था हमेशा डायलॉग याद होनी चाहिए, बेसिक लेक्चर में जो डायलॉग सिखाया था, क्या सिखाया था? एनसीआर, तो 6CR। अच्छा, आपको पता है दो दो बाइनोमियल खुलेगा तो क्यों ना मैं चालाकी करूं, आर को R1 बोल दूं, क्योंकि एक और आर दुनिया में आएगा, 2 - x को एक्सपेंड करेंगे। फिर मैंने बोला था कभी मत याद रखो e की पावर n-1, हमेशा याद रखो पहले वाले की डिग्री दोनों का घटा के। ये डायलॉग बोला था, वो आज काम में आएगा, इतने बड़े क्वेश्चन में काम में आएगा। करना क्या, पहले वाली की डिग्री तो पहला वाला 2 - x है, इसकी डिग्री 6 - R1। क्या आई कहानी समझ में? फिर दूसरा वाला कौन है? 3x²। मेरी क्या गलती, वो 3x² है तो मैं तो रखूंगा ना। अरे वो कितना भी गंदा चेहरा लेके बना, मैं तो उसी को सेकंड टर्म बोला, तो उसी को रखूंगा एज इट इज। और दूसरे वाले की डिग्री नीचे वाला दैट इज आपको R1। आई कहानी समझ में? अच्छा, यहां तक कहानी चली रही थी, तब तक ये बोलेगा मैं भी खुलूंगा, रुको मैं भी खुलूंगा। मैंने बोला अच्छा तुमको भी, तुम्हारा भी जनरल टर्म लिखा जाएगा? हाँ, क्योंकि बोलेगा मैं भी a - x की पावर n टाइप में हूं, तो मेरा भी जनरल टर्म लिखा जाएगा। तो आइए इसका जनरल टर्म लिखते हैं। अगर इसका जनरल टर्म लिखूंगा तो डायलॉग ऑलवेज रिमेंबर, एनसीआर और एन की जगह बैठा है 6 - R1 CR2। इसीलिए बोला सर R1 मान लो। हाँ, क्योंकि इसका भी एक्सपेंशन होगा, उसमें भी आर होगा, चूंकि दोनों आर कॉमन नहीं हो सकते इसलिए R1 और R2 बोल दिया। ओके, आई कहानी समझ में? फिर बोला था पहले वाले की डिग्री, मतलब पहला वाला 2 है, दोनों को घटा के, तो 6 - R1 माइनस में R2। बहुत ध्यान से देखना, बोला था आज का लेक्चर स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी समेशन में आने दो, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सब होगा। आज आपके दिमाग का लेवल ना मैथ्स में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आज सबसे टफ लेक्चर है बाइनोमियल का। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देखना एक एक चीज। यहां पे देखो तो ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाला कौन है? एक्स? नहीं सर, दूसरा वाला -x होता है, क्योंकि मेरी आंखों को a+x देखना पसंद है। अपन जो जनरल टर्म लिखते हैं वो a+x के लिए लिखते हैं, थोड़ी a-x के लिए लिखते हैं, तो दूसरा टर्म -x होगा। ओके, और इसकी डिग्री पूछो तो नीचे वाला होता है, और नीचे वाला तो R2 है ना। ओके, और ये अपना था 3x² की डिग्री R1। अब कहानी में बोला था डिग्री कलेक्ट कर लो R1 x की। अगर डिग्री कलेक्ट करने जाऊंगा तो कॉफिशिएंट देखना क्या है, 6CR1 इंटू में 6 - R1 CR2। ओके,
2 की डिग्री 6 माइनस R1 माइनस R2, ये सभी कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ये सभी कोफिशिएंट है। ओके, और कोई एक बच्चा बोलेगा तो क्या -1 की पावर R2 को भी कोफिशिएंट बोलेगा? हाँ बिल्कुल। और यहां से बोलेगा तो 3 की पावर R1, हाँ उसको भी कोफिशिएंट बोलेगा। -1 की पावर R2 है ना, हाँ, और 3 की पावर R1, दिख तो रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा। ओके, अच्छा x की डिग्री बोलना मेरे को, सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है क्योंकि कंपैरिजन में तो वही जाएगा, ये लोग थोड़ी जाएंगे तो कोफिशिएंट बनेंगे। x की डिग्री यहां से देखो तो कहीं R2 तो नहीं है, हाँ यहां से देखो तो कहीं 2R1 है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 2R1। अब बोला था अगर ये हो गया तो इसको पकड़ूंगा, ये मेरी x की डिग्री है, मेरी x की डिग्री कितनी है? R2 प्लस 2R1। मेरी जो x की डिग्री आई भैया वो आई R2 प्लस 2R1, R2 प्लस 2R1, ये मेरी x की डिग्री है। बट क्वेश्चन वाला जो x की डिग्री मांग रहा है वो बोल रहा है 4, तो मैं करूंगा अच्छा मेरे वाले को 4 से इक्वल कर दो, मैंने कर दिया। अब आपको पता है जिंदगी के अंदर कभी R1 R2 नहीं देगा, तो फिर टेबल मेथड जो जाते जाते कल सिखाया था, टेबल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, टेबल मेथड की खास बातें क्या बोली थी? दो खास बातें बोली थी कि R1 और R2 की औकात पता कर लो कि किससे नीचे रहेंगे, और दूसरा R1 और R2 को बोलना कि जब जिएंगे तो इंटीजर के फॉर्म में जिएंगे। ठीक है, आओ पता करते हैं। क्या 6 ही R1 को देख के बोल सकते हो कि R1 जब जब रहेगा 6 से छोटा होगा या कल को बराबर होगा? ठीक है, R2 पे क्या कमेंट करोगे? R2 पे बोलोगे कि 6 माइनस R1 से छोटा होगा। 6 माइनस R1 से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा R2। ये दो बातें मैंने इंक्लूड कर ली। ओके, दो बातें मैंने कंक्लूड कर ली, और ये भी बोल दिया कि R1 जब भी रहेगा इंटीजर रहेगा, R2 जब भी रहेगा इंटीजर रहेगा। अब अपना टेबल बनेगा R1 और R2 का नाम का, और टेबल बनाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि R1 की वैल्यू 0 से चलेगी और 6 तक चेक की जाएगी? सबसे पहले 0 रखते हैं। आओ, अगर 0 रखा, R1 की वैल्यू 0, तो R2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अरे देखो 0 रखा तो R2 की वैल्यू 4, हाँ R1 की वैल्यू 1 रखना, आप डायरेक्ट रखना यहाँ पे 1, तो 2 1 जा 2, और 4 माइनस 2, तो 1 रखा तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, वैलिड है बिल्कुल, हाँ वैलिड है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, R1 की वैल्यू अब क्या रखू? 2 रख देता हूं। अब 2 रखूंगा तो देखना, अगर 2 रखा तो 2 माइनस 2 4 होगा, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब अगर आप 3 रखोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। क्यों मतलब नहीं होगा? सुनना, 0 4 हुआ, 1 2 हुआ, 2 से 0 बन गया। अगर आप 3 रखोगे, रख के देख लो, रख सकते हो। अगर आपने 3 रखा R1 की जगह तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 4 में से 6 घट रहा होगा तो इंटीजर होगा। और इंटीजर में मुझे बोलना और अच्छा लगेगा कि दोनों दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्योंकि सिलेक्शन नेगेटिव में नहीं होती। इसलिए R1 भी जब जिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर बन के जिएगा। ओके, और ये जब जिएगा R2 तब भी नेगेटिव इंटीजर बन के जिएगा। तो मेरे पास 3 सेट आ गए। इसके आगे कुछ भी रखोगे, 3 4 5 कुछ भी 6 कुछ भी रखोगे, अगर 3 पे ही नेगेटिव दे दिया तो 4 पे तो देगा ही देगा ना, तो इसके आगे चेक करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, मेरे पास 3 सेट आ गए, तीनों को रख देंगे किसके अंदर? ये मैंने पिछले क्लास में दिखा दिया, आप काम करोगे यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा कोफिशिएंट है। अब इसमें आप रखोगे, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये 3 सेट ऑफ वैल्यूज आप इसमें रखोगे, एक बार 0 4 रखोगे, R1 की जगह 0 और R2 की जगह 4, सब में जो आएगा फिर ऐड करोगे, ये रखोगे, फिर जो आएगा उसमें ऐड करोगे, ये रखोगे। ये काम आप खुद से कर लोगे, मैं तो अगले टॉपिक पे मूव कर जाता हूं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। ओके, बोला है सबसे पहले जीपी पहचानने आती है आपको? हाँ आती है सर, क्योंकि मैंने सीक्वेंस सीरीज आपसे पढ़ा, या फिर आपसे नहीं भी पढ़ा तो कहीं ना कहीं से पढ़ा हूं, तो मुझे आती है सीक्वेंस सीरीज। ओके, अगर आपको आती है तो कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। अगर कुछ लोग भूल गए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है तो मैं उनको थोड़ा याद दिला देता हूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एन के पास में जो एनसीआर होता है ना, तो उसमें C0 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3, ये लोग होते हैं, मतलब C वाले लोग। हाँ, अरे सर जब भी C को ऐसे लिखा जाता है तो आपको पता है कि एनसीआर को अपन CR लिख सकते हैं, मतलब ये एक्चुअल में C0 नहीं है, ये NC0 है। ठीक है, ये C0 नहीं है, ये एक्चुअल में जो है वो है NC0। NC0 को कोई आलसी बच्चा C0 लिख दिया होगा। अच्छा, तो सर बोल रहे हैं अगर कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट में ना जीपी की मल्टीप्लाई, वो कैसे पता चलेगी सर? अरे जीपी तो देख के पता चलता है ना, फील आ जाती है जीपी की। ठीक, अगर फील आ गई तो सबसे पहले बोलना NC0 बेटा तेरे को तो होना ही पड़ेगा, तू नहीं है तो मैं तेरे को बनाऊंगा। NC0 शुड बी देयर, पहली लाइन लिखी हुई है। NC0 आपकी सीरीज में होनी ही चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा,
क्या फॉर्मूला काम करेगा सर? कभी भी जो फॉर्मूला होगा ना वो 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स को हटा दो और NC1 के कोफिशिएंट को लगा दो। नहीं समझ में आया सर? क्वेश्चन तो सिखा ही देगा, लेकिन इसको भी लिखू तो क्या बोला मैंने? 1 प्लस में एक्स को हटा दो। चलो सर हटा देता हूं, क्या लिखू इसकी जगह? क्या लिखू? NC1 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ NC1, ठीक है? NC1 का कोफिशिएंट। आई कहानी समझ में? सभी नोट्स आपको मिल जाएगा अगर आप इनरोल हुए हो, एक्सेस लिए हो नोट्स का, तो आपको सब नोट्स मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ओके, ये सभी जो मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे। 1 प्लस NC1 का कोफिशिएंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या जीपी आपको फील आ रही है? फील आनी चाहिए जीपी की। सर यहाँ 1 है, 2 है, फिर 2 स्क्वायर है। सर मेरे को देख के पता चल गया जीपी की फील आ गई। तो डायरेक्ट आंसर लिख क्या होगा? अच्छा एक चीज जरूर चेक कर लेना डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले। क्या सर NC0 है? हाँ है, NC0 है। C0 को ही तो NC0 बोलते हैं ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखूं? 1 प्लस में बोलना NC1 का कोफिशिएंट क्या है? क्या 2? हाँ, कोफिशिएंट कौन होता है? जो पास में मल्टीप्लाई में होता है। तो 1 प्लस 2 की पावर n, मतलब सर 3 की पावर n डायरेक्ट आंसर। हाँ डायरेक्ट, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरा। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। क्या NC0 है? हाँ। क्या जीपी की फील आई? 5, 5 स्क्वायर 5 क्यूब आया। तो 1 NC1 का कोफिशिएंट बोलना। NC0 होना चाहिए लेकिन कोफिशिएंट लिखा जाएगा NC1 का, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। NC1 का कोफिशिएंट एक बच्चे ने बोला 5, मैंने बोला नहीं। कोफिशिएंट मतलब होता है जितना पास में होगा टोटल। तो अपन की आंखों को प्लस देखने का आदत होता है, यहाँ पे माइनस है तो कोफिशिएंट -5 है और इसकी डिग्री n, मतलब एक बच्चा आंसर बोलेगा -4 की पावर n। कहानी समझ में आ रही है? तो जीपी तो बहुत आसान होता है, एपी थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होता। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, इसका भी इलाज है, ठीक है? कभी भी एपी लाई करेगी। अच्छा सर एपी लाई करेगी तो कैसे दिखेगी? जीपी तो मेरे को फील आगे देख के, हाँ एपी भी फील आ ही जाती है। कितने लोग पता है पहला C0 होना ही चाहिए, ठीक? C0 में अगर आपने ए की मल्टीप्लाई की ना और आप बोल रहे हो एपी को दौड़ाना है, तो दूसरे में A प्लस डी होना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये C1। तीसरा जो होना चाहिए इसमें 2D की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, A प्लस 2D की मल्टीप्लाई, ये C2 हो गया। ऐसे ही करते करते जो आपका CN बनेगा ना, उसमें बताना किसकी मल्टीप्लाई होनी, A प्लस n-1D की कि A प्लस ND की, सोच के बताना। देखना अगर नहीं सोच पा रहे तो यहां पे देख रहा हूं, C1 है तो D की मल्टीप्लाई है, C2 है तो 2D की मल्टीप्लाई है, क्योंकि आपका C0 लेके चला गया एक को, एक टर्म एक्सेस लेके चला गया। तो CN में जब ऐसे लिखना भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको सिखा रहा हूं। C2 है, इससे मैं ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ा रहा हूं, C2 है तो 2D लिखा, तो CN है तो क्या लिखूंगा? ND, n-1D नहीं, ये n-1D से भी एक एक्स्ट्रा टर्म है। ओके, क्योंकि एपी कोई फिक्स टर्म थोड़ी होती है, उसमें तो कितनी भी टर्म हो सकती है। ओके, चल ये तो हो गया अपना। सर करेंगे क्या? आंसर कहां से आएगा? आंसर आएगा यहां से, ये मेरे बॉक्स से। क्या लिखा है सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू में C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर CN तक। एक बच्चे ने बोला इसको कहीं देखा हूं सर। मैंने उससे बोला कहां देखो, याद दिलाना मेरे को। उसने बोला सर ये तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट है। हाँ, और आपने पढ़ाया सर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट तो 2 की पावर n होती है। मैंने बोला हाँ अभी तक याद है तुमको? हाँ, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया था अभी 4th क्लास में याद है? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल, फोकस होकर पढ़ता हूँ, ठीक है? तो 2 की पावर n, ठीक? अगर 2 की पावर n दिखी तो ये लिखा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू में 2 की पावर n। बट एक बच्चा कंफ्यूज, सर फर्स्ट टर्म बोल रहे हो? हाँ, कोफिशिएंट नहीं बोल रहे हो? नहीं। तो देखता हूं फर्स्ट टर्म किसका फर्स्ट टर्म? एपी का फर्स्ट टर्म। हाँ, तो बात वही है ना सर, हाँ क्योंकि अपन डील एपी से कर रहे हैं ना, तो उसका फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सिखा देगा। कितने लोग को एपी दिख गई? NC0 भी दिख गया, C0 है ना? अरे ये तो अपना रहा प्यारा सा C0, इसका होना जरूरी है भैया, खेल में, पूरे खेल में इसका रहना जरूरी है। सर कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन दिखा दो जिसमें नहीं है, अभी दिखा दूंगा। फर्स्ट टर्म को पकड़ो, फर्स्ट टर्म मतलब NC0 का कोफिशिएंट, ओके? तो 3, लास्ट टर्म मतलब CN का कोफिशिएंट। तो कई बार इसको ना बोल दिया जाता है NC0 का कोफिशिएंट, NC0 का कोफिशिएंट, ओके? बोल दो इसको NC0 का कोफिशिएंट, और इसको बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? NCN का कोफिशिएंट, ओके? प्लस में NCN का कोफिशिएंट कहीं आपको 2n प्लस 3 तो नहीं है? हाँ सर यही है, तो मैं तो लिखूंगा अपॉन में 2 इंटू में सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, और वो तो 2 की पावर n होता है। तो ये मेरा आंसर रह गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ओके? मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर NC0 नहीं है,
जो मेरे गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अरे किंग तो अपना NC0 है ना, उसका तो होना जरूरी है ना खेल में ना। नहीं है NC0 तो नहीं है, तो क्या हुआ, मैंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, और क्या पता चला कि NC0 इज मिसिंग। भैया गेम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना सर, वही नहीं है आज के दिन। तो एक काम करता हूं, क्रिएट करता हूं, नहीं है तो क्रिएट क्रिएट करो। ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा, मैं अपने घर से C0 आगे लगा दूंगा, और अगर C0 लगाया तो लास्ट में C0 घटा दूंगा। ठीक है, कितने लोग पता है NC0 जोड़ना मतलब 1 जोड़ना, क्योंकि NC0 की वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, और NC0 घटाना मतलब आप एक जोड़ के एक घटा रहे हो। ओके, तो यहां पे लिखूंगा C0, तो फिर होगा 5C1, ओके, प्लस में 9C2। एक मिनट, और ऐसे करते हुए कहीं लास्ट में लिखा है आपको 4N प्लस में 1CN, ये लिखा हुआ है सर। ठीक है, लेकिन सर अगर आपने C0 जोड़ा तो एपी में तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा ना, क्योंकि एपी दौड़ाना है, एपी की मल्टीप्लाई की फील करानी है, तो इसमें भी चेक कर लेना। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे 9 है, फिर पीछे 4 5 है, तो इसके पीछे 4 के डिफरेंस में ही होना चाहिए, तो 4 के डिफरेंस में है तो 1। अगर कल को 2 की जरूरत होती तो 2 मल्टीप्लाई कर लेता, तो जितना मल्टीप्लाई इधर करता घटाने में भी मल्टीप्लाई यहां पे करता। आ रहा है खेल समझ में आपको। कितने लोगों को पता है यहां से लेकर यहां तक का सम तो मेरा बॉक्स देके जाएगा, ये वाला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या यू बोलो NC0 का कोफिशिएंट प्लस NCN का कोफिशिएंट अपॉन में 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलो, क्या फर्स्ट टर्म आपको NC0 का कोफिशिएंट 1 है, NCN का कोफिशिएंट 4N प्लस 1 है, हाँ सर, अपॉन में 2 करूंगा, इनटू में होता था सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, दैट इज आपको 2 की पावर n। बट एक मिनट सर, ये भी तो अपना है घटा वाला, हाँ C0 है, C0 को क्या बोलता हूं, यहाँ तो काम था तो मैंने इसके मतलब फेस में बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ मुझे काम नहीं है, तो NC0 को एक्चुअल लिख दूंगा, दैट इज एक्चुअल तुम्हारी औकात 1 होती है, तो मैंने लिख दिया 1। ओके, आगे मूव कर जाता हूं। ठीक है, इसकी बात करता हूं, कितने लोगों को फिर से एपी की फील आई, लेकिन फिर से उनका गेम का जो किंग है NC0 वो मिसिंग हो गया, तो फिर से क्रिएट करूंगा। कितने लोग पता है C0 क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, इधर लिखा और इधर घटा दिया, और ये भी चेक कर लेना एपी में तो गड़बड़ नहीं हो रही है, तो प्लस में C1 प्लस में 2C2, और प्लस में ऐसे करते हुए यहां कहीं NCN है। ओके, अच्छा अगर कोफिशिएंट भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि एपी भी दौड़ानी है, आज के दिन यहाँ 1 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 के पीछे 1 होगा और फिर यहाँ पे 2 होगा, तो थोड़ी एपी बन जाएगा, यहाँ 0 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस, नहीं एपी दौड़ाना है, तो 2 के पीछे 1 गया, 1 का डिफरेंस, तो 1 के पीछे भी 1 का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तभी तो दुनिया बोलेगी कि ये एपी की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें। अगर 1 के पीछे जाओगे ना तो 0 मिलेगा, तो मैंने 0 की मल्टीप्लाई कर दी। लास्ट टाइम 5 के पीछे 1 मिल रहा था 4 के डिफरेंस पे, तो मैं 1 की मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इधर भी, और घटाने टाइम भी 1 की मल्टीप्लाई। हालांकि 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार फर्क पड़ेगा। अगर इधर 0 की मल्टीप्लाई किया तो कितने लोग पता है घटाने में भी तो 0 की मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ, यहां से लेकर यहां तक का तब तक सम आ जाएगा। कितने लोग बताएंगे, मतलब NC0 का कोफिशिएंट 0 प्लस में NCN का कोफिशिएंट वो है 1, हाँ, अपॉन में नीचे, सॉरी NCN का कोफिशिएंट तो n है ना, ये NCN लिख दिया था मैंने, CN है एक्चुअल में, और उसके पास में n है, n। ओके, तो इसको लिख देता हूं n, 0 प्लस में n, आई का नहीं समझ में, अपॉन में 2 इंटू में 2 की पावर n, ये तो होता ही होता है। माइनस में इसको करूं या नहीं करूं, क्योंकि 0 इंटू C0 तो 0 होता है, तो माइनस में 0 लिख देता हूं नोट्स में समझने के लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ओके, चले मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर अगर अभी तक सोच भी रहे होगे ना, तो पूरा फोकस कर देना, क्योंकि अब जो चीजें आपको सिखाने वाला हूं वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही डरावनी चीजें हैं, तो इसलिए पूरा फोकस इधर कर देना। समेसन देख के ही डर लगता है सर मेरे को, लेकिन डरना नहीं है समेसन देख के, समेसन का मतलब समझना, समेसन मतलब होता है सम। ठीक है, लेकिन समेसन की सर जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले तो बच्चा सोचता है सर क्यों जरूरत पड़ी समेसन क्वेश्चन बनाने की। इसलिए जरूरत पड़ी ना क्योंकि बाइनोमियल में आपका किस्मत एक जगह खराब है। बच्चे ने पूछा क्यों, इसलिए खराब है क्योंकि जनरल टर्म को लिखने वाला या तो एक्सपेंड करके लिख दे या फिर उसको समेसन के फॉर्म में लिख दे। तो अगर उसने जनरल टर्म को समेसन के फॉर्म में लिखा, इसलिए समेसन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा एक मिनट बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर समेसन के फॉर्म में कैसे होता था जनरल टर्म, बोलता रुको, अभी दिखाया था ना, अभी एक क्वेश्चन भी कराया था कि समेसन का, पहला ही क्वेश्चन शायद आज का पहला या दूसरा क्वेश्चन था।
टी आर प्लस वन को जिस दिन लिखूंगा समेसन के फॉर्म में मैं लिखता था समेसन आर इज इक्वल टू 0 ऊपर एन, और यहां पे लिखता था एनसीआर। फिर बोलता था फर्स्ट टर्म में दोनों का घटा के दैट इज एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म दैट इज एक्स में नीचे वाला मतलब आर। ओके, आ रही है कहानी समझ में? अब जब भी सामने वाला समेसन फॉर्म देगा और मेरे को एक्चुअल फॉर्म बनाना होगा तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। ये मैंने कहीं आपको सिखा दिया है। कितने लोग इसको कंपेयर करेंगे तो उनको फील आएगी नीचे वाला फर्स्ट टर्म कौन, बस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पकड़ना होता है और एन पकड़ना होता है। क्या ये है फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म को कहीं एक्स बोल दूं क्या? सेकंड टर्म कौन है? वाई, क्योंकि यही है जिसके ऊपर नीचे वाला है आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म दोनों का घटा के, सेकंड टर्म नीचे वाला, बस कंपेयर करने आना चाहिए आपको। एक्स प्लस वाई और एन की वैल्यू तो एन है, तो एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा गया। ओके, अच्छा इसको बोलना। कितने लोग इसको बोल देंगे एनसीआर मतलब अभी भी एन एन ही है। कल को यहाँ पे एन प्लस वन भी होता तो एन की वैल्यू एन प्लस वन होती। ठीक है, यहां पे देखो तो पहला तो मर ही गया क्योंकि पहला है ही नहीं कुछ, तो उसकी जगह जरूर वन होगा। क्योंकि आपको मैंने एक डायलॉग बोला था, क्या? खुद को मारना है, आसपास को छोड़ना है तो उसकी वैल्यू वन होती है। सबको मारना है तो सबको मारने का हथियार उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि जीरो एक ऐसा होता है ना जो सबको ले खत्म होता है। सब मल्टीप्लाई हुआ जीरो, सब खत्म। लेकिन वन की मल्टीप्लाई से सिर्फ खुद ही खत्म होता है, आसपास के लोग रह जाते हैं। तो अगर ये मिसिंग है तो जरूर मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट टर्म इज मिसिंग। कैसे पता कैसे किया सर आपने फर्स्ट टर्म मिसिंग है? क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टर्म जो होता है ये दोनों का घटा के होता है। आज के दिन एन माइनस आर है ही नहीं, एन माइनस आर डिग्री वाला है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म इज मिसिंग। ओके, अगर फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो कितने लोग बताएंगे मिसिंग है मतलब सर वन है। इट मींस मैं यहाँ पे सभी बातें लिख देता हूं, आपको नोट्स में सभी चीजें मिल जाएगी ताकि आप लास्ट के दिनों में रिवाइज करो तो यहां से रिवाइज कर सको अच्छे से। इट मींस इट्स वैल्यू इज वन। ओके, तो पहला टर्म तो सर वन है, दूसरा टर्म क्या है? नीचे वाला मतलब वाई और इसकी पावर एन, तो वन प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन है। जल्दी से ये तीनों बताना ताकि मैं आगे मूव कर जाऊंगा। कितने लोगों को पता चला पहला टर्म तो है लेकिन दूसरा टर्म मिसिंग है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? एक्स प्लस वन की पावर एन, ज्यादा बात ही नहीं करना। इसको बोलना दोनों ही मिसिंग है सर, तो दोनों ही मिसिंग है तो जरूर दोनों ही वन होंगे, तो वन प्लस वन की पावर एन ये हो जाएगा टू की पावर एन। ओके, यहां बोलना पहला मिसिंग है सर, दूसरा है, तो पहला मिसिंग है तो वन, और दूसरा क्या है? प्लस टू नहीं, माइनस टू की पावर एन, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर एन। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। आगे अब ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, सॉल्विंग समेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करके समेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन आना भी चाहिए। तो बेसिक डिफरेंशिएशन था, आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो यहां से स्किप कर देना, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेना तब आके देखना, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जहां डिफरेंशिएशन करूंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। ओके, तो जरूर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आना फिर यहां से देखना। ओके, अच्छा सर सबसे पहले तो चलिए समझ गए सॉल्विंग समेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। समझ में कैसे आएगा कि सर डिफरेंशिएशन करके समेशन सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो समेशन का क्वेश्चन है तो समेशन तो दिखा होगा, समेशन तो देख के पता चलेगा। ओके, डिफरेंशिएशन करना है सर, ये कैसे पता चलेगा? तो सुनना, डिफरेंशिएशन आपको तब पता चलेगा ना जब आप चीजों को मल्टीप्लाई में देखोगे। किसमें किसमें मल्टीप्लाई में देखेंगे? एनसीआर में। तो वेनेबर समथिंग इज, मैं समथिंग बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लाई में, वेनेबर समथिंग इज मल्टीप्लाइड विथ एनसीआर। अच्छा सर एक मिनट, मतलब सर अगर कल को कुछ भी एनसीआर में मल्टीप्लाई होगा, अगर वो समेशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि समेशन देख के मुझे पता चलेगा, और अगर समेशन के अंदर एनसीआर है और एनसीआर में किसी चीज की मल्टीप्लाई है तो अपन को समझ जाना कि अच्छा डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा। हाँ, कैसे सॉल्व होगा? अब तो सर ये समझ में आएगा, क्योंकि अपने पहले पहचान बताते हैं आप सबसे पहले कि पहचानेंगे कैसे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन, वो आपने बता दिया। अब सर सॉल्व करने का तरीका बताओ, अब वो सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप की ये जो भी होगा, मेरे को नहीं पता ये क्या होगा, लेकिन मैंने अभी अभी सीख लिया कि सभी समेशन जिसमें एनसीआर होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, ए प्लस एक्स की पावर एन ही में होते हैं। तो ये जो भी होगा मेरे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ये होगा आपको वन प्लस एक्स की पावर एन। ओके सर, वन प्लस एक्स की पावर एन क्यों किया? ए को क्यों गायब कर दिया? क्योंकि आपको पता है दोनों मिसिंग है यहां पे, तो फिर दूसरे वाले को क्यों एक्स माना? क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो किसी एक को तो वेरिएबल रखोगे ना, इसीलिए।
और पहला वाला दूसरा वाला दोनों मिसिंग है। यहाँ पे देखो तो पहला टर्म भी मिसिंग है, दूसरा टर्म भी मिसिंग है। तो मैं पहले टर्म को 1 लिखा, दूसरे टर्म को भी 1 ही लिखूंगा, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लिखा 1 क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। और मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए किसी एक को वेरिएबल तो करूंगा ना, इसलिए मैं दूसरे वाले को वेरिएबल कर दिया। तो कहानी की शुरुआत जब भी होगी ऐसे क्वेश्चन में पहला स्टेप फिक्स होगा। 1 प्लस एक्स की पावर एन का जनरल टर्म क्या होगा? क्या समेसन में एनसीआर होगा ही होगा, और ये आर इक्वल टू 0 से एन तक चलेगा ही चलेगा। ओके, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 को नहीं लिखूंगा। क्या दूसरे की डिग्री आर होगी? एक्स की पावर आर। सर लिखने के लिए आप एक्स प्लस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या आपको समझ में आया क्योंकि मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर x को बनाता पहला टर्म ना, तो वो लिखवाता n माइनस आर। इसीलिए मैंने, तब उल्टी सीरीज शुरू होती, मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है। इसलिए मैंने दूसरी बारी में एक एक चीज समझाते चलते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रटना नहीं है कुछ भी। x की पावर r, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप मेरा फिक्स है। दूसरा स्टेप होगा कि डिफरेंशिएशन मारना है। अब अगर डिफरेंशिएशन मारूंगा तो डिफरेंशिएशन एक साइड मारूंगा तो ये चिढ़ जाएगा, मेरा क्यों नहीं मार रहे हो? तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा भैया, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो पहला स्टेप तो फिक्स है मेरा, ये लिखना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अभी डिफरेंशिएशन का दिखा रहा हूं, आपको पता चल गया होगा, बाद में इंटीग्रेशन का दिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप फिक्स्ड होगा। दिस स्टेप इज फिक्स्ड, ये हमेशा लिखना है, फिक्स्ड स्टेप। ओके, अच्छा। दूसरा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ये फिक्स नहीं होगा। आज डिफरेंशिएशन है, कल इंटीग्रेशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितने लोगों को पता चल गया, यहाँ n1 प्लस में x n-1 हो जाएगा। बोलूंगा ही नहीं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूं। डिफरेंशिएशन आई होप कि आपने पढ़ा होगा। इधर करूंगा तो कितने लोगों को पता है एनसीआर इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं होगा, x की पावर r चुपचाप बैठा होगा समेशन में एनसीआर। ओके, r इज इक्वल टू 0 से n तक। ओके, इधर x की पावर r का डिफरेंशिएशन होगा और एक बच्चा लिखेगा इनटू r x की पावर r माइनस 1। ओके, ये डिफरेंशिएशन का खेल है, इसमें बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अच्छा, मेरे को यहां तक से मतलब है, मेरा क्वेश्चन यहां तक है, मेरे क्वेश्चन में x नहीं है। अब सुनना डायलॉग ध्यान से देखो, तो मेरा क्वेश्चन है r इंटू एनसीआर, और ये मिल तो गया r इंटू एनसीआर, लेकिन एक चीज मेरे क्वेश्चन में नहीं है, क्या? x की पावर r माइनस 1, और ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा x की पावर r माइनस 1। तो मन में आ रहा है इसको मारना है, लिख रहा हूं मैं, आप ही से पूछूंगा, इसको मारना है, लेकिन कुछ इस प्रकार मारना है कि मेरा पास वाला बच जाए। तो खुद को मारना, पास वाले को बचा देना, मैंने बोला था कौन सा हथियार चलाऊं? आपसे पूछ रहा हूं क्या चलाऊं? क्या x इज इक्वल टू 1 के नाम का हथियार चला दूं? अरे x इज इक्वल टू 1 रख दूं? हाँ, तभी तो ये खुद को मार लेगा और पास वाले को छोड़ देगा, इसलिए बोला x इज इक्वल टू 1 रखूंगा। अगर x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो बोलेगा दोनों साइड रखूंगा, हाँ, तो मैंने पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ दी साइड। ओके, तो अगर इधर रखा तो ये हो गया n इंटू में x की जगह 1 रखते हो गया 2 की पावर n माइनस 1, और इधर तब तक मेरी कहानी में हो गया समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 n r इंटू में एनसीआर। कितने लोगों को पता चल गया? मुझे इसी की तो वैल्यू जाननी थी, वो हो गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? n इंटू में, मैं लिख देता हूं, n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, इसका आंसर आ गया। इतना धीरा क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये सभी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। मल्टीप्लाई फिर से दिख गई सर, एनसीआर में किसी चीज की मल्टीप्लाई, मैंने ये नहीं बोला था आर की मल्टीप्लाई हो गई हर बार, किसी चीज की मल्टीप्लाई, वो आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई भी दे सकता है, काम वही करेंगे। कितने लोग पता है पहला स्टेप फिक्स्ड स्टेप? क्या पहला स्टेप फिक्स है? 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखना है, कैसे लिखना है? n समेशन में इसका जनरल टर्म एनसीआर, फर्स्ट वाला तो लिखना ही नहीं है क्योंकि 1 है, सेकेंड वाला मतलब x की पावर r, ये फिक्स्ड स्टेप। r इक्वल टू 0 से n, ये लिख देता हूं, चलो। ओके, अब डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ दी साइड। अगर डिफरेंशिएशन किया तो यहां हो गया n इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इधर डिफरेंशिएशन करूंगा तो हो जाएगा समेशन में एनसीआर कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, n r इक्वल टू 0 से x की पावर r का डिफरेंशिएशन इंटू में r इंटू में x की पावर r माइनस 1। एक मिनट सर, एक मिनट, ये मैंने डिफरेंशिएशन किया, हाँ ये मैंने डिफरेंशिएशन किया। सर मैं जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, तो ये जो डिग्री है यही जंप करके आगे आ जा रही है। पिछली बार आपको r चाहिए था,
यहां पे देखना, पिछली बार आपको आर चाहिए था तो आपने डिफरेंशिएशन मारा तो इसकी डिग्री आर थी, आर नीचे आ गई। लेकिन इस बार डिग्री आर है तो नीचे आर आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए सर आर प्लस वन। एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर जो डिग्री वही नीचे आता है, जो डिग्री वही नीचे आता है, तो जरूर सर एक्स की डिग्री मुझे आर प्लस वन कर लेनी चाहिए, तब डिफरेंशिएशन करना चाहिए। हाँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स की जितनी डिग्री होगी वही तो नीचे जंप करके आता है ना। तो मुझे आर प्लस वन बनानी है इसकी डिग्री। अब एक्स की डिग्री आर है, बच्चा सोच रहा है आर प्लस वन कैसे बनाओ। एक समझदार बच्चा जिसको मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा वो एक्सपर्ट है, उसने बोला एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक्स की पावर आर प्लस वन किस दिन बनेगी, जिस दिन एक्स की पावर वन मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दोगे। अच्छा, तो ये रॉन्ग स्टेप है। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन को थोड़ा देर के लिए रोकना चाहिए। हाँ, कब करना चाहिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो कर लो एक्स की, मल्टीप्लाई विथ एक्स। एक बच्चा पूछेगा क्यों सर, आपको क्यों पता चला मल्टीप्लाई विथ एक्स, तो मैं उसको बोलूंगा जो डिग्री बनाते हो ना बेटा तुम, वही नीचे आ जाता है। तो सामने वाले को नीचे आर प्लस वन चाहिए, तो मुझे भी एक्स की डिग्री आर प्लस वन बना लेनी चाहिए। वो तब बनेगी जब मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं। अब अगर इधर एक्स की मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, ये रो देगा मेरे में क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होती है कुछ भी छेड़छाड़ होती है इसके साथ, वो इसके साथ भी होती है। तो अगर इधर किया तो ये तो हो जाएगा एक्स इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन, बिल्कुल मना ही नहीं करोगे। और इधर वाली पार्टी हो जाएगी समेसन में एनसीआर इंटू में एक्स, अब अपनी डिग्री कर लेगा आर प्लस वन, और इधर एन इज आर इज इक्वल टू जीरो से एन चल ही रहा होगा। ओके, अब करेंगे सर डिफरेंशिएशन। यहां डिफरेंशिएशन मत करना, मैंने बिल्कुल क्रॉस कर लिया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब जो चीज मुझे नीचे चाहिए वो डिग्री बन चुकी है। कितने लोग मेरे को ये बता देंगे अगर आर प्लस टू होता तो एक्स की मल्टीप्लाई दो बार करते, अगर आर प्लस थ्री होता तो आर एक्स की मल्टीप्लाई तीन बार करते, डायरेक्ट एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता एक्स की पावर तीन से। अगर आर प्लस हंड्रेड होता तो डायरेक्ट एक्स की पावर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते, तब लिखते मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर हंड्रेड। आ रही कहानी समझ में? चलिए, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, कितने लोग पता है इधर u डॉट वी से होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो u डॉट वी कैसे होता है, मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो ऐसे सिखा दूंगा ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे जाके आपको सिखा दूंगा कि आपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखे आप खट से सॉल्व, इंटीग्रेशन का कितना भी भयानक क्वेश्चन देखा खट से सॉल्व, फॉर्मूला भी याद करने का तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने दो, अपन मार्च के महीने में अपन 12th का सिलेबस कवर करेंगे, अभी फरवरी में पूरा 11th कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो पाले वाले का डिफरेंशिएशन, पाले वाले का डिफरेंशिएशन बोलना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, दूसरा वाला साइलेंट होता है एज इट इज, यू डॉट वी ऐसे ही खुलता है। प्लस में ये बोला आपकी बार, पिछली बार में साइलेंट था ना, सॉरी डिफरेंशिएशन हो रहा था ना, अब की बार साइलेंट होऊंगा, और तुम साइलेंट थे तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा वन प्लस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ये कुछ डिफरेंशिएशन के जानकार लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर तब तक होगा तो मेरा काम चल जाएगा, समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो से एन एनसीआर। अब ये बेटा आ जाओ नीचे, क्योंकि तुम्ही को तो चाहिए था इसीलिए मैंने इतना कुछ सोचा, आर प्लस वन इंटू में एक्स की पावर तब तक हो जाएगा आर प्लस वन से डिग्री एक कम हो जाती है, हो जाएगी आर। आई कहानी समझ में? मेरे को इतना सा पार्ट चाहिए सर, मेरे को मतलब केवल इतना से है, एक्स से मतलब नहीं है, इसको मारना है, इसको मारना है, लेकिन बगल वाले को बचा देना है। तो कितने लोगों को पता है एक्स की जगह क्या रख दूं, एक्स इज इक्वल टू वन, इधर या इधर। एक बच्चे ने बोला सर दोनों साइड, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड एक्स इक्वल टू वन रखूंगा तो इधर रखना, ये वन को तो हटा दूं, क्या टू की पावर एन, हाँ, प्लस में क्या वन की मल्टीप्लाई इधर तो एन, और इधर देखूंगा तो टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, मेरा इधर हो जाएगा समेसन में आर इक्वल टू जीरो से एन एनसीआर और आर प्लस वन, यही तो मुझे चाहिए था। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूं, टू की पावर एन, टू की पावर एन इंटू में एन टू की पावर एन माइनस टू, प्लस में है ना, प्लस एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, एन इंटू में टू की पावर एन माइनस वन। ओके, आई कहानी समझ में? तो ये सभी टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको दिमाग लगाना है। ओके, कि करना क्या, और मैंने आपको फिक्स्ड स्टेप सिखा दिया। अब आइए इसको देखते हैं, कितने लोगों को पता चल गया कि सर फिर से मल्टीप्लाई है तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले कुछ भी कोई अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो सर मान जी आंसर तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन एक स्टेप का करके एक नंबर तो ला पाऊंगा ना, अगर मेरे बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है,
तो क्या मैं लिख दूं डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये तो फिक्स्ड स्टेप है, इज इक्वल टू समेसन में एन इज इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। ये मेरे समेसन बनाने की डिजाइन पे मत जाना, ठीक है, जल्दी में बना रहा हूं तो ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो एन, ओके, एनसीआर और एक्स की पावर आर, ये तो फिक्स्ड स्टेप है। अच्छा, अगर ये फिक्स्ड स्टेप है तो आगे क्या करूं, डिफरेंशिएशन। बट बच्चा दिमाग लगा रहा है, डिफरेंशिएशन करने से पहले भी सर पिछले क्वेश्चन से मैंने सीख लिया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना, आगे डिग्रियों को देख लेना कि मुझे नीचे चाहिए आर स्क्वायर और मेरे हाथ में आर, तो आर को आर स्क्वायर कैसे बनाऊं। एक बच्चे बोलोगे सर एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो अगर आपने एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई किया ना तब भी वो नहीं बन पाएगा क्योंकि आर और आर जुटेंगे, टू आर बन जाएगा। तो आर स्क्वायर कैसे बनाओ, बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज, आर स्क्वायर कैसे बनाओ। एक दूसरा बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर आप पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आर नीचे आएगा, हाँ, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से आर नीचे आएगा। एक काम करो सर, आप पहली बार डिफरेंशिएशन करके आर नीचे लाओ, फिर से आर क्रिएट करके फिर से उसको नीचे लाओ। क्या मैं बोल रहा हूं सुनना, यहां पे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बारी आर नीचे लाओ, फर्स्ट बार आर को नीचे करो, ओके, नीचे करो, फिर आपको पता है जिस दिन आर नीचे करूंगा इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करना, हाँ, आपको पता है ऊपर आर माइनस वन बन जाएगा, तो फिर से मैं आर बनाओ, आर क्रिएट करो और फिर से उस आर को नीचे लाओ, एक आर पहले से नीचे लाओ, नीचे करो, एक आर पहले से नीचे था, फिर से नीचे लाऊंगा तो आर और आर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने स्टेप्स यहां पे लिख दिया, करना क्या है मैंने पूरा फिक्स कर दिया, प्लान मेरा पूरा रेडी है, बस एग्जीक्यूट करना है, प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को पता चल गया, मतलब सर आप डिफरेंशिएशन अभी करने वाले हो, हाँ, इस बार मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करोगे, नहीं, सबसे पहले आर को नीचे करूंगा, आर को नीचे करूंगा उस टाइम आर माइनस वन बन जाएगा, तो फिर से मैं आर क्रिएट करूंगा क्योंकि मुझे नीचे आर ही करना है, और फिर आर को नीचे करूंगा। देखना अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन इधर बहुत गंदगियां मच जाएंगी, देखना होगा आपको, डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा एन इन टू में वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, ओके, इधर की गंदगियां आप बस संभाल लेना, मैं इधर आपको सिखा दूंगा, ओके। अच्छा, ये समेसन में आर इक्वल टू जीरो से एन, एनसीआर यहां पे रहा और इनटू में आर ये नीचे आ गया और इनटू में एक्स की पावर आर माइनस वन हो गया। अब डिफरेंशिएशन मत कर देना क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे तो आर माइनस वन नीचे आएगा, तो मतलब सर एक मिनट आर बनाना है तो आर बनाने तो अभी अभी सीखा, आर कैसे बनेगा, यहाँ पे डिग्री आर कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई विथ एक्स करके, हाँ, मल्टीप्लाई विथ एक्स करूंगा तो एक्स की डिग्री वन से मल्टीप्लाई होगी, तो आर माइनस वन प्लस में वन, वन से वन उठ जाएगा, एक्स की पावर आर बन जाएगा। अभी अभी तो सीखा ना एक्स की पावर आर बनाना, आर माइनस वन बनाना सीखा था, आर प्लस वन बनाना सीखा था, एक्स की डिग्री मैंने बोलता एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर आर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ एक्स कर दिया, ओके। अगर किया तो इधर भी होगा मल्टीप्लाई एक्स की, तो इधर हो जाएगा एन एक्स इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू में समेसन ऑफ आर इक्वल टू जीरो से एन इंटू में एनसीआर इंटू में आर इंटू में अब फिर से हो गया एक्स की पावर आर। कितने लोगों को पता है, अब फिर से इसको नीचे लाना है तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भैया, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इधर का डिफरेंशिएशन बताना, क्या पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, क्योंकि एनएक्स है तो इसको पहला वाला बोल सकते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो एनएक्स का डिफरेंशिएशन एन हो जाएगा, दूसरा वाला एज इट इज साइलेंट होगा, मतलब वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन साइलेंट होगा, ओके। दूसरे स्टेप में जिसका हुआ डिफरेंशिएशन वो साइलेंट रहेगा, मतलब एनएक्स साइलेंट रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एन माइनस वन इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन से एक डिग्री कम किया तो एन माइनस टू हो गया। मैंने बोला था इधर की गंदगियां संभाल लेना, मैं इधर खेल जाऊंगा, इधर तो इजी है। अब मुझे जो चाहिए वो बन गया समेसन में एनसीआर इंटू में आर फिर से नीचे आया तो आर स्क्वायर हो गया इंटू में एक्स की डिग्री आर माइनस वन। अब कितने लोगों को पता है मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए, इसको मारना है तो x इज इक्वल टू वन पुट कर दूंगा, इधर भी पुट करूंगा इधर भी पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आप कर लेना। मैं आगे बढ़ जाता हूं, सॉल्विंग समेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन इसका ट्रिक है मेरे पास, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, आगे समझा देता हूँ, फिर ट्रिक तो है, बच्चा खुश हो जाता है स्किप करके वीडियो में, फिर वो ट्रिक पे मूव कर जाएगा, क्यों ना सर डायरेक्ट ट्रिक सीख लूं, कॉन्सेप्ट भी सीखना बेटा, ठीक है, ट्रिक पे डायरेक्ट मत मूव करना, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, तो आपको पूरा समझना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक आपकी चीजों को आसान कर देता है
लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही सीख रहे हो, ये भी सीखना, कॉन्सेप्ट भी सीखना, क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, आपने डायरेक्ट सिखाया था कि जब मल्टीप्लाई हो किसी चीज का, समेशन हो, एनसीआर में किसी चीज के मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ। और कभी भी एनसीआर में किसी चीज की मल्टीप्लाई हो, एनसीआर में मल्टीप्लाई, ठीक है, whenever something is divided by NCR, लिख देता हूं यहां पे, whenever something, ठीक है, something is divided in NCR, divided in NCR, जब भी डिवाइड में होगा तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई में होगा तो डिफरेंशिएशन। तो सिखा दिया इतना बात कि डिफरेंशिएशन कब करेंगे और इंटीग्रेशन, करो या ना करो कम से कम सोच तो पाओगे कि कब डिफरेंशिएशन कब इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना सीख गए होगे। अच्छा, अगर क्या इंटीग्रेशन पहला स्टेप तो फिक्स स्टेप, वो तो आंख बंद करके लिखना, आंख बंद किया और लिख दिया 1 प्लस में एक्स की पावर एन इज इक्वल टू समेशन में, ये तो अभी याद भी हो गया होगा, एनसीआर इनटू में एक्स की पावर आर, ये नहीं लिख रहा हूं, लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग तो आर इक्वल टू 0 से एन इसी पे कमेंट कर देंगे सर ये नहीं लिखा आपने, आर इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लो सभी का, आर इक्वल टू 0 ही लिखा था ना, एन इक्वल टू 0 तो नहीं लिख देता हूं, वो आप संभाल लेना, इतनी छोटी सी गलती आप संभाल लेना, आर इक्वल टू 0 से एन, ओके। फिक्स्ड स्टेप मेरा यहां पे लिखा जाएगा, ओके। तो ये मेरा जो स्टेप है ना, ये जो मेरा स्टेप है दैट इज आपको फिक्स्ड स्टेप, ये यहां पे लिखा जाएगा, फिक्स्ड स्टेप, ओके। अच्छा, अब क्या करूं, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डिवाइड में है कुछ, तो इंटीग्रेशन, सर यहाँ आर प्लस वन है तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आर प्लस वन नहीं बनाओगे, इंटीग्रेशन का खेल ऐसा होता है ना कि नीचे जब डिवाइड में होता है कुछ भी तो 1 डिग्री इसमें बढ़ जाती है, डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री कम होती है, इंटीग्रेशन में 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो मेरे को नीचे आर प्लस वन है, जब इंटीग्रेशन करो तो आर प्लस वन ही बनेगा नीचे, आप करके तो देखो, पहला क्वेश्चन है तो इतना मत सीखो, डायरेक्ट करो जो बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन, ओके। अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो इधर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर एन प्लस वन, ओके। अच्छा, इंटीग्रेशन भी जब कर रहे हो ना तो एक चीज ध्यान में रखना, क्या, लिमिट लगाना, लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट क्या लगेगी सर, ये भी सीखना, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ओके, और इसकी लिमिट लगाने जा रहा हूं, लिमिट जब भी लगेगी तो 0 से x तक लगेगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x, ओके, इज इक्वल टू में इधर तब तक क्या हो जाएगा, समेशन में r इक्वल टू 0 से n, और इधर मुझे दिख रहा है एनसीआर इनटू में x की पावर r, ओके। इसका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बोलना, इंटीग्रेशन के जानकार लोग बोलेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में नीचे भी एन प्लस वन, बट एक मिनट सर, इसको डब्बे के अंदर रखो, क्यों डब्बे के अंदर रखूं, क्योंकि मैं लिमिट भी तो लगाऊंगा एक्स और 0, इंटीग्रेशन में लिमिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है, ओके। इधर तब तक एनसीआर ये समेशन वाला पार्ट कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, और एक्स की पावर आर का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एक्स की पावर आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन, ओके। और समेशन में आपको हो जाएगा एन आर इक्वल टू 0, और सर एनसीआर को कहां मार गए, एनसीआर, इसमें क्यों नहीं लिमिट बनाया, इसलिए क्योंकि आपको पता है लिमिट जब रहेगी तो x की जगह x रखी जाएगी, फिर 0 रखी जाएगी तो मर जाएगा, तो इसलिए इधर लिमिट नहीं बनाया मैंने, लिमिट रख के ही डायरेक्ट लिख दिया, ओके। अब रखना इतना ही आएगा लिमिट, बट इधर नहीं आएगा लिमिट रखने पे, क्योंकि जिस दिन आप x रखोगे x की जगह ये ऐसा दिखेगा, ये आपको स्लाइड ले लेता हूं, यहां पे हो गया 1 प्लस में x, 1 प्लस में x, और इसकी डिग्री हो गई आपको n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस वन, ये कब आया होगा, जब मैं लिमिट x इक्वल टू 1 रखा हूंगा, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू x रखा होगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा, आपको पता है माइनस करके रखा जाता है, 0 रखूंगा ना तो x की जगह 0 रखूंगा, 1 तो जिंदा रहेगा ना, हाँ, 1 की पावर n प्लस वन 1 ही होता है, और नीचे n प्लस वन है, तो ये जाएगा 1 अपॉन में n प्लस वन, आई कहानी समझ में, हाँ सर, इक्वल टू इधर तब तक समेशन में आपका चल रहा होगा x की पावर r प्लस में 1 अपॉन में r प्लस वन इंटू में एनसीआर, और r इक्वल टू 0 से n तक, ओके। सर मेरे को जितना चाहिए ना वो ये चाहिए मेरे को, केवल ये नहीं चाहिए x तुमको, नहीं तो मतलब इसको मारना है, हाँ तो इसको मारना है, लिख देता हूं मारना है। अच्छा सर इसको कैसे मारूं ताकि साम बगल वाला बच जाए, कितनी बार सिखा दे इसको, एक इसकी जगह 1 रख दूंगा तो कितने लोग बताएंगे x इक्वल टू 1, इधर रखो या इधर रखो, दोनों साइड रख दूं, अगर दोनों साइड रखा x इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस वन,
ओके, अपॉन में n+1, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन में n+1। आंसर लिखते टाइम क्या मैं दोनों का एलसीएम लेके लिख दूं तो हो जाएगा 2n+1 -1। दूसरे पेन से लिखता हूं 2n+1। देखना आंसर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। -1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो मैंने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं जल्दी से, ये क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कितने लोगों को पता चला मल्टीप्लाई दो चीजों की है, तो इंटीग्रेशन भी कहीं दो बार हो रहा होगा। देखते हैं, सीखते हैं आगे। तो फिक्स्ड स्टेप कर लेते हैं। फिक्स्ड स्टेप क्या है, 1+x⁴n इज इक्वल टू समेशन में एनसीआर इंटू में x⁴r। ये तो फिक्स्ड स्टेप है, इतना लिखा। हाँ, अच्छा एक काम करता हूं, क्यों सर फिक्स्ड स्टेप को लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में करके पहली बार इंटीग्रेशन में करके अपन यहां तक पहुंचते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट इसको यहां पे लिख देते हैं ना, डायरेक्ट इसको यहां पे लिख देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं कि आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि करूंगा वही काम करूंगा, इससे मतलब पहले वाला क्वेश्चन क्या हो तो हेल्प ले लेता हूं ना। आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन कहां पे पहुंचेंगे, आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन यहीं पे पहुंचेंगे, इज इक्वल टू में इधर क्या था इंटीग्रेशन में समेशन ऑफ एनसीआर इंटू में ये लिख रहा है ना x⁴r+1 अपॉन में r+1, x⁴r+1 अपॉन में r+1। पहला इंटीग्रेशन करके अपन पिछले क्वेश्चन से फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन में लिख भी देता हूं यहाँ पे। किससे हेल्प लिया, प्रीवियस क्वेश्चन से। अब सर एग्जाम में थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन देगा। हाँ, अरे तो इतना तो समझ ही करोगे, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन का हेल्प ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे सर r+2 चाहिए, मुझे नीचे एक और चीज चाहिए r+2। बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर x⁴r+1 है, अगर इसका इंटीग्रेशन कल को करता हूं तो आपने से कहा एक डिग्री बढ़ेगी। हाँ, तो r+1 से r+2 हो जाएगा, और फिर वो r+2 जितना ऊपर डिग्री बनती है उतना नीचे भी आ जाता है। हाँ, तो आप कहना चाहते हो फिर से इंटीग्रेशन, इसमें मल्टीप्लाई वो कुछ नहीं, x की जो मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंस टाइम, नहीं कुछ भी नहीं। आप सोच के देखो ना, आप यहाँ पे इस स्टेप पे आके आप सोचोगे कि क्या आपको वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बनाओगे, आपको चाहिए नीचे r+1 और r+2। r+1 आपके पास है, पहले इंटीग्रेशन के बाद मिल गया, और दूसरी बार देख रहे हो तो यहाँ पे अगर r+2 चाहिए तो अगर फिर से इसको इंटीग्रेशन करते हो तो r+1 में एक डिग्री पड़ेगी, r+2 हो जाएगा, और जो ऊपर डिग्री होती है वो नीचे आ जाएगा, तो r+2 आ तो जाएगा। तो आप करो दूसरी बार इंटीग्रेशन, आप करो सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन। फिर से मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, तो कितने लोगों को पता चल गया जब इधर इंटीग्रेशन होगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। अच्छा, इधर सबसे पहले ये फोटो ऐसी थी, कैसी थी, इधर वाले की फोटो को भी दिखा देता हूं सही से। इधर ऐसी फोटो थोड़ी थी, इधर तो लिमिट रखा जाएगा ना, तो लिमिट रखा जाएगा तो हो जाएगा 1+x⁴n+1 अपॉन में n+1। ओके, और माइनस का इधर से हो जा रहा था 1 अपॉन में n+1। ठीक है, इज इक्वल टू में तब इधर था समेशन ऑफ r = 0 से n इंटू में एनसीआर x⁴r+1 अपॉन में r+1, ये था। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो कितने लोगों को पता है इधर का इंटीग्रेशन इधर का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इधर का जब इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होगा ना, तो कहीं 1 अपॉन n+1 नीचे पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट है, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो मैंने 1 अपॉन में n+1 को खींच लिया। इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितने लोग बताएंगे 1+x⁴n+1 में एक डिग्री बढ़ेगी तो n+2 हो जाएगा, और जितनी डिग्री बढ़ी वो नीचे आ जाएगा, तो n+2 को नीचे भेज दू क्या। हाँ, जल्दी से इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ओके, माइनस में इसका इंटीग्रेशन बोलना, 1 अपॉन n+1 ये बाहर चला जाएगा, और आपको पता है जब इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ dx लिखा होता है, और dx का इंटीग्रेशन कहीं x हो जाएगा, तो x अपॉन में n+1। ये इंटीग्रेशन सीखे होगे तभी, अभी लिमिट लगानी बाकी है। इक्वल टू इधर खेलना, इधर कुछ भी नहीं, इधर तो डायरेक्ट जो मुझे चाहिए होगा वहीं आ जाएगा, r = 0 n, ये आपको दिख तो रहा है n nc0 इंटू में x⁴r+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r+2, और r+2 हो गया, जितनी डिग्री हो जाती है उतनी डिग्री नीचे भी आ जाती है, तो r+2 नीचे भी आ गया। आई आपको बात समझ में। अब क्या आपको जो चाहिए था वो आ गया, क्या आपको NCR है, ये NC0 नहीं है, NCR इंटू में ये वाला पार्ट चाहिए था। x मारना है तो x की 1 रखना है, लेकिन आगे सबसे पहले तो लिमिट तो पुट करके असली इंटीग्रेशन तो ला दो। हाँ, वो कर देता हूं सर, एक मिनट वो कर देता हूं। अगर आप वो करोगे तो x रखोगे सबसे पहले,
कहानी में देखना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लंबा आएगा। एक्स रखेगा, एक्स रखोगे तो पूरा सामान आएगा, एज इट इज दिखेगा। तो 1 + x की पावर n+2 में जल्दी जल्दी लिख देता हूं, n+2 अपॉन में नीचे देखोगे तो n+1 n+2 n+1 n+2। ओके, अच्छा, और माइनस में x अपॉन में n+1, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, और आपको दिख रहा है कि फिर से माइनस होगा, और इस वाले समान में जब जीरो रखोगे तो ये 1 अपॉन में n+1 और n+2 हो जाएगा। तो माइनस में 1 अपॉन में n+1 और n+2 ये हो जाएगा। ओके, और इसमें रखोगे जीरो, ये तो गायब भी हो जाएगा। तो ये इतना सा पोर्शन हो गया। इज इक्वल टू में जो मुझे क्वेश्चन रिक्वायर्ड था, जो मुझे क्वेश्चन रिक्वायर्ड था। कब क्वेश्चन रिक्वायर्ड कब पूरा होगा? जब उसमें x=1 भी रखोगे, क्योंकि मेरे में x=1 नहीं था। अब इसमें x=1 रख दो। अगर आपने x=1 रखा तो कितने लोगों को पता चल गया? ये हो गया 2 की पावर n+2 अपॉन में, यहां से देखना n+1 और n+2। मैं आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूं क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक खेलने वाला हूं इसका। माइनस में 1 अपॉन में n+1, ओके, और माइनस में 1 अपॉन में n+1 और n+2। ओके, अच्छा, अब देखना ध्यान से, कितने लोग इसका आंसर जब लिखेंगे तो तीनों का एलसीएम n+1 और n+2 दिख रहे होंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इन तीनों का एलसीएम बोलना n+1 और n+2। अरे इसका इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूं, n+1 n+2 n+1 और n+1 और n+2 का एलसीएम n+1 n+2 हो जाएगा। ऊपर ऊपर क्या, यहां से 2 की पावर n+2 बचेगा। हाँ, 2 की पावर n+2 बचेगा। ओके, अच्छा, माइनस में यहां से देखो तो n+1 खत्म हो गया, माइनस का n और माइनस का 1 हो जाएगा। अरे n+1 है, n+2 नहीं है, तो माइनस का n और माइनस का 2 हो गया। ओके, अच्छा, एक मिनट, और यहां से पता है आपको n+1 n+2 यहां भी है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और ये -n -3 हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक से पहले ना इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कुछ। क्या मैंने आपको सिखा दिया कि r+1 r-1 r-2 अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा एनसीआर से तो डिफरेंशिएशन करेंगे? ये मैंने सिखा दिया। ओके, फिर मैंने सिखा दिया अगर यही चीजें डिवीजन में होंगी एनसीआर से तो इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ आर, ये भी मैंने सिखा दिया। आर स्क्वायर था, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आर क्यूब होता तो 3 बार डिफरेंशिएशन करते, लेकिन हर बार चेक कर लेते कि एक्स की डिग्री बनाने के लिए एक्स से सॉरी डिग्री बनाने के लिए अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन वाला खेल अच्छे से देख लेना। इंटीग्रेशन के लिए तो शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन वाला अच्छे से समझ जाना। डिफरेंशिएशन में बहुत चालाकी कर रहे थे। अगर आर स्क्वायर है तो मैं फिर से दिखा देता हूं, आगे आर नीचे किया, फिर आर क्रिएट किया, और क्रिएट करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करता था, फिर से नीचे करने के लिए डिफरेंशिएशन करता था। तो डिफरेंशिएशन क्रिएट देन डिफरेंशिएट ऐसे होता था। ओके, और कल को जरूरत नहीं है क्रिएट करने की तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, ये भी मैंने आपको सिखाया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होगा फिक्स्ड पॉइंट, 1+x⁴n इज इक्वल टू समेशन में एनसीआर x⁴r, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अच्छा, इंटीग्रेट करना है तो लिमिट x से 0 रखी जाएगी। तो मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिख दिया है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसको रिवाइज कर लेना बकायदा, आपके एग्जाम में काम में आएगा। नोट्स का x से जरूर ले लेना, मटेरियल का लो या नहीं लो, नोट्स का जरूर ले लेना, ठीक है? अब शॉर्ट ट्रिक पे बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करके इसका जनरल टर्म लिख देते हैं। एक बच्चे को ऊपर जीपी की मल्टीप्लाई दिख गई, C0 C1 C2। तो एक तो है कि आप ऑब्जर्व करो फिर जनरल टर्म लिखो, और मैंने कहीं आपको सीक्वेंस सीरीज में डायलॉग बोला था कि जो लास्ट टर्म होता है ना, यही जनरल टर्म होता है। तो सामने वाले ने गलती कर दी है क्या, लास्ट टर्म देके। अगर उसने लास्ट टर्म दे दिया तो मैं तो डायरेक्ट जनरल टर्म लिखूंगा, r=0 से लेकर n तक। अच्छा, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर, अगर मैंने r को वेरिएबल बोल दिया तो 2 की पावर r+2 लिख दूं। हाँ, क्योंकि n तक तो मुझे चलानी है, बदल रहा है ये वाला। अरे ऊपर देखो 4 3 2, तो जो बदल रहा है उसको r बोलूंगा। हाँ, और यहां पे देखो तो यहां पे लिख दूंगा इनटू में एनसीआर लिख दूं। अरे ऊपर वाला एन एन तो सेम है ना, और नीचे वाला चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए एन, तो एनसीआर अपॉन में नीचे लिखूंगा तो n+1 n+2 है, तो n की जगह तो मुझे r+1 और r+2 लिख देना चाहिए। तो क्या ऐसा फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो एनसीआर अपॉन में r1+1 और r1+r2 अब भी करके आ रहे हैं? अब भी यही क्वेश्चन, एनसीआर r1+r2 r1+1 और r1+r2 सॉरी r1+1 और r+1 और r+2 की मल्टीप्लाई है, सॉरी, ठीक है? थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है बोलने में। ओके, चलो, इतना झेल लेना आप, इतना आप संभाल लेना। एनसीआर
अपॉन में r+1 और r+2 की मल्टीप्लाई वाला ये वाला क्वेश्चन अपन देख के आ रहे हैं अभी अभी इतना सा पोर्शन, ठीक है। इन लास्ट क्वेश्चन में अपन देख के आ रहे हैं ये सब। लेकिन सर ये क्या है 2 की पावर r+2 मल्टीप्लाई में, ये क्या है? तो मैं यहां पे सिखाता हूं क्या, ये सीखना। अच्छा ये बाद में करेंगे, सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, फिर आगे ये क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से इसको खेलेंगे। इसका दो तरीका सिखाता हूं, ठीक है। एक तो ट्रिक से सिखा दूंगा और एक बोलूंगा ऑब्जर्व करके सीख लो। क्या ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 2 की पावर n+2 है। अच्छा यहाँ पे -1 अपॉन में n+1 आया, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 गया। आज के दिन 2 है यहाँ पे तो 2 जाएगा। इतना बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ सोचने के लिए, मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूँ। बच्चा पूरी तरह से परेशान है, ट्रिक सिखाओ सर, ट्रिक सिखाओ जल्दी से, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो डिनोमिनेटर में दिया होगा ना, चुपचाप उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। बट एक काम करना कि अगर यहाँ NC आ रहे, अगर यहाँ n है तो r+1 की जगह हर जगह n+1 n+2 जितनी बार होगा उतनी बार लिख देना, n+3 और n+4। क्या लिख दिया? ट्रिक अगर मजा आएगा तो प्लीज लाइक करोगे, ठीक है। n था तो मैंने n लिखा। कितने लोग पता, अगर कल को n+1 CR होता तो हर जगह n+1 लिखता, n+1 लिखता, ठीक है। TCR होता तो हर जगह t+1 t+2 ऐसे लिखता, ठीक है। हाउ टू मेक न्यूमरेटर, यही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेक न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बनाना बहुत इजी है, न्यूमरेटर बनाना केवल अपन सीख लेते हैं। इसको बस ऑब्जर्व करो, इसको पकड़ो 3 की पावर n+4 और इसमें भी 3 को पकड़ो और 3 को पकड़ के 3 को ऐसे लिखो। कैसे लिखो सर? 3+1 की पावर n+4, ठीक है। 3 की पावर n+4 को लिखो 3+1 की पावर n+4। मतलब सर कल को अगर 2 की पावर कुछ होता तो उसको लिख देते 2+1 और वो पावर। हाँ जैसे यहाँ पे सर पिछले क्वेश्चन को भी मैं रिलेट करूंगा, 2 की पावर r+2 है तो इस टाइम, अच्छा इसको डिनोमिनेटर का आंसर सबसे पहले जल्दी से बता देना, मैं दोनों क्वेश्चन साथ साथ कर रहा हूं। क्या डिनोमिनेटर का आंसर बोलोगे तो n+1 और n+2 बोल दोगे? हाँ। न्यूमरेटर बनाते टाइम क्या करोगे? क्या 2 की पावर r+2 को कैसे लिख रहे होगे? लिख रहा हूं, न्यूमरेटर बना रहा हूं मैं, ये मैं न्यूमरेटर का आंसर बना रहा हूं, न्यूमरेटर क्रिएट कर रहा हूं, दोनों को रिलेट कर रहा हूं। इसको मैंने लिखा 3 की पावर n+4 को मैंने लिखा 3+1 की पावर n+4, ठीक है। तो इसमें 2 में एक ऐड कर देंगे 2+1 और आज के दिन पावर क्या है? r+2, तो यहां पे लिख देंगे r+2। आई कहानी समझ में आ गई? ठीक है। 3 की पावर n+4 दिया है क्या, और यहां आपको r+2 है तो यहां n+2 कर लेना, ठीक है, n+2। आगे कहानी समझ में? अच्छा जब पहला टर्म लिखना ना न्यूमरेटर में तो यहीं लिखना, और अगले जो 4 टर्म्स होंगे, कैसे पता सर आपको 4 टर्म्स होंगे? यहां से ये वाला बता, सर ये सब भूल जाएंगे अपन, नहीं भूलोगे, नोट्स का एक्सेस लेना नहीं भूल। अगर यहां पे 4 है ना, ये बताएगा कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर? अभी बताता हूं, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है ये बताएगा, ये सभी नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? जब दूसरा टर्म लिखा जाएगा ना तो इसको एज ए बाइनोमियल थ्योरम ट्रीट करके खोलना। कितने लोग पता है ये जब खुलेगा तो पहला टर्म होगा n+4 c, नीचे क्या हो जाएगा, क्या लिखो नीचे? c0। अरे पहला टर्म के टाइम में r0 हो जाएगा ना, इसको खोल रहा हूं, इसको खोल रहा हूं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 3+1 की पावर n+4 को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? NCR, और r की जगह पहला टर्म है तो 0 इंटू में पहले वाले की डिग्री बोलना, क्या दोनों को घटा के, पहले वाले की डिग्री दोनों को घटा के, तो 3 की पावर n+4। सोच गए? दूसरे वाले की डिग्री। अच्छा देखो एक बच्चे ने फिर से ऑब्जर्व कर लिया क्या, कि सर अगर 3 लिखोगे तो 3n+4 हो जाएगा। एक काम करो, इसको 1+3 लिखो, इसको 1+3 लिखो। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा समझ गया, जिसने समझा होगा वो समझ गया होगा। इसको 1+2 लिखता हूं, क्यों? अभी देखना, मुझे कुछ भी रटा हुआ नहीं होता ना, मैं तो जस्ट ऑब्जर्व करता हूं यहाँ पे, ठीक है। वो भी आपको भी करना। 3 की पावर n+4 हो रहा था, अगर मैंने पहले को 1 की पावर बना दिया तो 1 तो पावर में आएगा नहीं, 1 की पावर कुछ भी हो, दूसरा वाला हो जाएगा 3, और आपको पता है दूसरे की डिग्री होता है नीचे वाला, मतलब 3 की पावर 0, ठीक है। माइनस में दूसरा टर्म, दूसरा इसका टर्म हो जाएगा, दैट इज आपको NC1, ये आपको दिख तो रहा है, NC n प्लस में 4 C1 इंटू में 3 की पावर 1। हाँ अब देखना कितना इजी हो गया खोलना। फिर माइनस में n+4 C2 इंटू में 3 की पावर 2,
माइनस में n+4 C3 इंटू में 3 का क्यूब। 1 2 3 4 4 मैंने टर्म घटा दिए। क्यों मैंने 4 ही टर्म क्यों खोला? क्योंकि यहाँ पे 4 था। अब एक बच्चा इस पे क्लिक करेगा, सर इसको रिलेट करवाओ जल्दी से, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लिखूंगा तो समझ जाओगे। कितने लोगों को पता है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म क्या होगा? घटा के इसको खोलूंगा, इसको खोलूंगा तो n+2 इंटू n+2 C0 और 2 की पावर 0 लिख दूं क्या? हाँ, क्योंकि दूसरा टर्म की डिग्री नीचे वाला होता है। पहला मैंने इसीलिए 1 लिखा था, क्योंकि 1 की डिग्री दोनों को घटा के करते तो हमेशा 1 को पहला टर्म ले लो, क्योंकि घटाने के टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, माइनस में दूसरा टर्म बोलना क्या? n+2 C1 इंटू में 2 की पावर 1। तीसरा टर्म बोलना है n+2 C2 इंटू में 2 का स्क्वायर। चौथा टर्म बोलना n+2 C3 इंटू में 2 का क्यूब। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। इस वाले केस में ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। तो इसका आंसर जब लिखूंगा तो देखना, क्या 1+3 की पावर n+4 मतलब 4 की पावर n+4 तो नहीं हो जाएगा? हाँ, और माइनस में ये पूरा सामान। तो कितने लोग बोलेंगे n+4 C0 मतलब nC0 है, और 3 की पावर 0 तो ये तो माइनस का 1 है सर। हाँ, हर ये कहानी समझ में। और माइनस पता है आपको nC1 तो n होता है, तो ये लिखा है माइनस का n+4 और वो भी 3 की मल्टीप्लाई के साथ, तो 3n+4। ओके, अच्छा। और दूसरा ये हो जाएगा, दैट इज आपको माइनस में 3 का स्क्वायर, दैट इज आपको 9 n+4 C2। ओके, और माइनस का ये वाला क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, दैट इज आपको 27 n+4 दिख तो रहा है आपको C3। ये हो गया आपको न्यूमरेटर। क्या मैंने आपको न्यूमरेटर क्रिएट करना सिखा दिया? एक बार अंतिम बार सिखा दूं, लास्ट बार, कि इसको पकड़ोगे, 3 की पावर n+4 को पकड़ा, जो यहां पे होगा उसको पकड़ेंगे। कितने लोगों को पता है यहां पे था आपको 2 की पावर r+2, तो मैंने उसको पकड़ा, तो जो यहां पे होगा उसको पकड़ा। 3 को बोला बेटा तुम एक ज्यादा हो, तो 3+1 लिखूंगा। फिर मेरे सर ने सिखाया 3+1 लिखोगे तो फंस जाओगे, तो 1+3 लिखो। मैंने 1+3 लिखा, और फिर पहला टर्म को बोलूंगा तुम 1+3 की पावर n+4 हो गए, पहला टर्म। फिर इसका अगला कितना टर्म आएगा ये बताएगा तुम्हारे माथे पे n में क्या जुटा हुआ है। तो n में 4 जुटा हुआ है, तो अगला 4 टर्म आएगा, और वो कैसे आएगा? इसको खोल के और हर बार घटा घटा के। ठीक है, इसके 4 टर्म होंगे स्टार्टिंग के। सर एक मिनट, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। करा दूंगा, करा दूंगा। एक आंसर मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लेकर आया था, ये वाला। आओ इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक, इस पे शॉर्ट ट्रिक लगा। ठीक है, तो एक आंसर ला दूंगा ना, तो आपको लग जाएगा कि हाँ सर जो आपने ट्रिक बताया ना वो सही बताया। ये आंसर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, आइए, अगर इस आंसर को लाएंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर तो कुछ करना ही नहीं। डिनोमिनेटर तो मैंने सिखा दिया, n+1 n+2 आपको दिख भी रहा है। न्यूमरेटर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर क्रिएट करूंगा तो कितने लोगों को यहाँ पे बताया हूं, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है? तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे सर अपन एज्यूम कर लेंगे कि जरूर कुछ नहीं होगा, तो 1 की पावर होगा कुछ। क्या होगा 1 की पावर? अब पावर भी जब सोचेंगे ना तो यहां तक सोचना, यहाँ 2 है ना, तो यहां भी n+2 सोचना। ठीक है, अरे यहाँ r+1 r+2 है तो n+2 देखना, यहाँ पे ट्रिक में देखना, ट्रिक में दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे r+4 तक गाड़ी गई तो n+4 था ऊपर, ये ऐसा ही होगा हर बार। तो इसलिए मैं जब 1 की डिग्री भी सोच रहा हूं ना, कहां गया स्लाइड अपना? ठीक, हाँ यहाँ पे जब n+2 r+2 तक गया तो n+2 तक सोचूंगा। तो कितने लोग पता चल गया, जब न्यूमरेटर बनाऊंगा ट्रिक से बना रहा हूं, ट्रिक से। ठीक है, जब न्यूमरेटर बनाऊंगा तो इसको लिखूंगा 1 नहीं 1+1, फर्स्ट टर्म क्या लिखूंगा? 1+1 की डिग्री n+2। माइनस में अब इसको खोल के कितने टर्म्स बताओ? 2 है ना, तो 2 टर्म्स खुलेंगे इसके। ठीक है, पहला टर्म बोलो क्या? n+2 C0, और 1 की डिग्री तो लिखना ही नहीं है, दोनों ही 1 है अपने आप में, तो लिखना ही नहीं है। माइनस में दूसरा टर्म बोलना क्या? n+2 C1। हाँ, इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n+2, माइनस में ये 1 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, nC0 1 होता है। माइनस में n+2 C1 nC1 n होता है, तो n, और ये n+2 प्लस में आएगा, माइनस साथ माइनस का 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना कि यही न्यूमरेटर में 2 की पावर n+2 माइनस n माइनस 2 माइनस 1 माइनस n माइनस 2 यही है। तो जो ट्रिक पढ़ा वो सही है बिल्कुल। ओके, तो मैंने आपको सब सिखा दिया। अब आगे बढ़ जाता हूं, क्लास टॉपिक, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होगा। अब 10 मिनट की क्लास और है, पढ़ लेते हैं सही से। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स, ये क्या बोलता है? ये बोलता है 1+x की पावर n तब खुलता है उस फॉर्म में
जब n की डिग्री 1 से बड़ी होती है। मतलब सर अगर कल को मॉड n की वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि n को पॉजिटिव लेके खेलना होता है, तो अगर कल को मॉड n की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो आपको पता है n की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी। हाँ, कभी भी ऐसा होगा तो ये जब खुलेगा ना, तो ये देखना है कैसे खुलेगा। सबसे पहले 1 लिख देना। ओके, देखना, याद करना भी आपको साथ साथ सिखा रहा हूं। सबसे पहले 1 लिख दिया। ओके, फिर प्लस करूंगा, फिर यहां लिख दूंगा कहीं आपको x। ओके, फिर इतना छोड़ रहा हूं जगह, फिर प्लस करूंगा, फिर x लिखा, फिर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर कहीं एक्स क्यूब लिखूंगा। ओके, ये प्लस यहां पे, फिर एक्स क्यूब लिखूंगा और ऐसे सो ऑन। अच्छा, फिर इतना ये स्पेस क्यों छोड़ा सर? यहां पे क्या है? x। तो एक n की मल्टीप्लाई, और जितने n की मल्टीप्लाई उतनी फैक्टोरियल की डिवाइड। एक n की मल्टीप्लाई किया ना तो एक फैक्टोरियल की डिवाइड। अच्छा, या एक्स स्क्वायर है तो n की मल्टीप्लाई और फिर इसके पहले वाला n-1 की मल्टीप्लाई, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल। एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो nc2 लिखा है। हाँ, तो मतलब सर x होता है तो nc1 होता है। हाँ, एक्स स्क्वायर होता है तो nc2 होता है। हाँ, एक्स क्यूब होता है तो nc3 होता है। मैं बोलता हूं उसको डायरेक्ट याद रखो ना, n-1 n-2, और यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा। n इंडेक्स होगा, 1 लिखेंगे, x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स की पावर 4 लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, x की डिग्री एक एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ x की डिग्री 0 है। ओके, और फिर n की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, n n n-1 n n-1 n-2, और यहाँ एक बार मल्टीप्लाई किया, एक फैक्टोरियल। कितने लोग बोलेंगे अगर इसको पढ़ेंगे तो किस चीज की मल्टीप्लाई है? nc1 की। यहां पे बोलना nc2 की, यहां पे बोलना nc3 की। तो कई किताबों में लिखा होता है 1 प्लस में nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब। ओके, बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब इन दिस। अच्छा, ऊपर वाले को देखूंगा तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और अगर इसको देखूंगा तो ये 1 प्लस में x की पावर -2। सोच गया? अरे इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा और इसके ऊपर 2 पड़ेगा, उसको ऊपर ले आऊंगा -2 हो जाएगा। दिख गया सर? इसकी डिग्री -1 और 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में नहीं है। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव है। n की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तब भी n इंडेक्स लग जाता है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, एक तो ये रहना चाहिए, ठीक है, 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन में भी होगा 1/2 होगा फिर भी n इंडेक्स, हाँ। 1/3 लगेगा फिर भी n इंडेक्स, हाँ। मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। और नेगेटिव में अगर है वैल्यू, जैसे n इज इक्वल टू -2 है तब भी ओके है, n इज इक्वल टू -3 है तब भी ओके है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n इंडेक्स से खुलेगा। अच्छा, ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा? ये खुलता तो अपना नॉर्मल एक्सपेंशन, और आपको पता है नॉर्मल एक्सपेंशन से खुलेगा तो आज के दिन तो अपना फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2 भी दैट इज माइनस का 2x। ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा? ये खोलना, 3 टर्म एटलीस्ट खोलना। क्यों 3 टर्म खोलना? क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहा है। अगर एक्स की पावर 4 लेके आ जाओगे तो एक्स की पावर 4 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब तक का कोफिशिएंट बोल रहा है। तो 3 टर्म खोलो। क्या पहला टर्म खोलते हो तो 1 आता है? हाँ। दूसरा टर्म बताना, क्या x होता है और इसमें n की मल्टीप्लाई होती है? हाँ। तीसरा टर्म क्या होता है? nc2x स्क्वायर, दैट इज आपको n, और n की वैल्यू भी तो लिखते हैं ना आज के दिन, n की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे क्या मैं -2 की मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ। यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? -2 और फिर इसमें -2 -1 n-1। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दूं? 2 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा सर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब आएगा? मैं डायरेक्ट बोलता हूं, क्या जिस दिन आप 1 की मल्टीप्लाई, अच्छा एक और टर्म तो लिखूंगा ना, एक्स क्यूब तक तो लिखूंगा ना। 3 टर्म बोला था लिखने के लिए, एक्स क्यूब तक बोला था लिखने के लिए, तो तीसरा भी तो लिखूंगा, प्लस में -2 n n-1 और n-2 इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में बोलना 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे चलती हुई गाड़ी चलेगी, लेकिन मेरे को एक्स क्यूब पूछा है ना सरकार ने, तो मैंने 3 ही टर्म तक लिखूंगा। ठीक है, अच्छा बताना किस दिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिलेगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? क्या जिस दिन 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी उस दिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दुनिया में आएगा? हाँ। क्या एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी उस दिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दुनिया में आएगा? हाँ। और 2x की मल्टीप्लाई जिस दिन एक्स स्क्वायर वाले से हो गई उस दिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा। हाँ। तो कर लेना, ऐड कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये वाला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ये वाला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा। ओके, कर लेना। तो
ये आपको इजी है। मल्टीनोमियल थ्योरम, सर आपने बोला था कहानी बाइनोमियल थ्योरम तक चलती है। हाँ, ये मल्टीनोमियल थ्योरम क्या, जब दो से ज्यादा टर्म हो। बट आपने सिखाया था सर जब दो से ज्यादा टर्म होता है वो अपन बाइनोमियल से ही खेल लेते हैं। हाँ, तब जब एक ही वेरिएबल हो। क्या मैंने जितना भी क्वेश्चन दिखाया उसमें दिखाया एक वेरिएबल था, आपने वो क्वेश्चन भी किया तो 1 - 2x² प्लस एक्स था, मुझे जहां तक याद है, तो सब एक्स का वेरिएबल था। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे कल को जितने भी टर्म्स होंगे ना सभी अलग अलग वेरिएबल होंगे। जैसे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या तीनों अलग अलग है, तो मल्टीनोमियल। ठीक है, तो मैं लिख दिया इफ देयर आर मोर देन टू टर्म्स देन वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम। अब इसका कैसे फॉर्मूला, तो इसका अपन लिखते हैं डायरेक्ट जनरल टर्म। अगर इसका जनरल टर्म लिखा ना तो सबसे पहले n फैक्टोरियल ऊपर लिख देना और नीचे लिखेंगे r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल। सर r1 r2 क्या, अब भी बोलता हूं, अब भी रुको थोड़ा देर के लिए। और यहां पे लिखूंगा पहले टर्म का पावर r1, ओके, दूसरे टर्म का पावर r2, तीसरे टर्म का पावर r3, ऐसे करते हुए सो ऑन। ओके, ये r1 r2 r3 क्या है, सभी टर्म की डिग्रियां। R1 से पूछूंगा R1 तुम क्या हो, ये बोलेगा R1 में फर्स्ट टर्म की डिग्री हूं। अच्छा तुम फर्स्ट टर्म की डिग्री हो, हाँ फर्स्ट टर्म की डिग्री, फर्स्ट टर्म की डिग्री। अच्छा तो R2 बोलेगा तुम क्या हो, सेकंड टर्म की डिग्री। R3 क्या हो, थर्ड टर्म की डिग्री। कितने लोग बताएंगे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा तो एक्स का डिग्री क्या है 2, तो R1 की वैल्यू 2। वाई की डिग्री क्या है 2, तो R2 की वैल्यू 2। जेड का डिग्री क्या 3, 2, तो जेड की वैल्यू भी 2। क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, बोला है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5। ओके, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कितने लोग बताएंगे, अभी बोला जो टर्म की डिग्री होती है वो R1 R2 R3 की वैल्यू होती है। R1 की वैल्यू होता है ना, पहले टर्म कौन है x, दूसरा टर्म कौन है y, तीसरा टर्म कौन है, ये z होगा, z। तो पहला टर्म x है तो x की डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसका कोफिशिएंट पता करना है वो। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म की डिग्री, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है x, इसकी डिग्री क्या है जो कोफिशिएंट में पूछा एक्स स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कोई बच्चा देख के बताएगा क्या 2, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 2। R2 की वैल्यू बोलना क्या, सेकंड टर्म y की डिग्री 3 है तो R2 की वैल्यू 3। R3 की वैल्यू बोलना क्या, यहाँ पे z है और z की पावर 5 पूछा है, 5। अच्छा, कोफिशिएंट मल्टीनोमियल थ्योरम तभी काम करता है जब इन तीनों की डिग्री ऐड करो ये n के बराबर हो जाए। 2 + 3 5 और 5 + 5 10, हाँ बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब जब अपन जनरल टर्म लिखेंगे, क्योंकि जनरल टर्म लिखना पड़ेगा ना कोफिशिएंट के लिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल क्या है 10 फैक्टोरियल। ओके, अपॉन में नीचे देखना, नीचे देखूंगा R1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। फिर बोला था पहला टर्म कौन है x, x की डिग्री R1 मतलब 2, दूसरा टर्म कौन है माइनस का 2y, y नहीं, और इसका वैल्यू R2 दैट इज 3, तीसरा टर्म है आपको 3z और इसका पावर R3 दैट इज आपको 5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां होगा 10 फैक्टोरियल, यहां होगा आपको 2 3 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कितने लोग बताएंगे मेरे को x का, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर से देखोगे तो y का क्यूब y क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे -2 का क्यूब भी तो हो जाएगा ना, हाँ। और z की बात करोगे तो z की पावर 5 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 5 भी तो हो जाएगा ना, हाँ। कोफिशिएंट बोलो क्या हो जाएगा, क्या ये कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट और ये भी कोफिशिएंट। तो ओवरऑल अगर आपसे कोफिशिएंट पूछ दूं तो जल्दी बता देना, क्या 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ओके, और इनटू में -2 का क्यूब इनटू में 3 की पावर 5, ये कोफिशिएंट हो गया भैया। ओके, मेरे से कोफिशिएंट पूछा था। एक लास्ट, फिर अपना बाइनोमियल थ्योरम खत्म। नेक्स्ट क्लास से अपन जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले कल लाइव सेशन है, जरूर ज्वाइन होना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे कल 7:15 PM। आई थिंक आप सभी लोगों को नोटिफिकेशंस मिल गए होंगे, कम्युनिटी सेक्शन चेक कर लेना चैनल का, और कल जरूर ज्वाइन हो जाना लाइव सेशन में, ठीक है, क्योंकि लाइव में ज्वाइन होगे, लाइव में जो भी डाउट्स है वो पूछोगे, क्वाड्रेटिक में जो भी आपके डाउट्स रह गए वो पूछोगे, और मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता लाइव सेशन में, पीवाईक्यूज आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता हूं। तो जरूर ज्वाइन होना लाइव में। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं रिकॉर्डेड देखेंगे, बिल्कुल नहीं, लाइव आने का फिर फायदा क्या होगा, तो जरूर ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन होना। ओके, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ मल्टीनोमियल में, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n + m-1 Cn। n की वैल्यू पता है, जो माथे पे होगा डिग्री वो n होगा। m कौन होगा सर,
m का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म इट है। जैसे सर एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, इसके लिए क्या स्पेशल क्वेश्चन लेता, अगर कल को सर सवाल ने पूछ दिया x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 है, बताइए इसमें कितने टर्म होंगे। तो टर्म का फॉर्मूला यही होता है सर, n प्लस एम माइनस वन सी एन। तो अगर बोलूं n तो n बताओ 10, m मतलब क्या होता है, कितने टर्म है इसमें, एक दो तीन, तीन टर्म है तो m की वैल्यू 3, यहां से m की वैल्यू बोलना 3, बिकॉज इट 3 टर्म्स। तो 10 माइनस थ्री, सॉरी 10 प्लस थ्री माइनस का वन सी, एन की वैल्यू बोलना 10, तो हो जाएगा 10 प्लस थ्री 13 और 13 माइनस वन 12c10, और 12c10 इज नथिंग बट 12c2, माने इसको सॉल्व करो इक्वल टू, तो 12 इंटू क्या समझाया था लास्ट में रिवाइज कर देता हूं, नीचे 2 है तो इसके 2 टर्म्स खुलेंगे, मतलब 12 इंटू 11 अपॉन में 2, तो ये हो गया 66 टर्म्स। आई कहानी समझ में। तो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको क्लास नोट चाहिए तो क्लास नोट्स का गूगल फॉर्म नीचे मिल जाएगा, क्लास नोट्स का एक्सेस लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ 49 रुपीज प्राइस है, ओनली फॉर क्लास नोट्स। और अगर आपको क्लास नोट के साथ साथ मटेरियल भी चाहिए तो उसका प्राइस सिर्फ हम लोगों ने 99 रखा है। नीचे गूगल फॉर्म दिखेंगे दोनों, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास से मूव, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग, जो कि आपके दिमाग के लेवल को बढ़ा देगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाइनोमियल थ्योरम प्रैक्टिस कर लेना मटेरियल से जो भी आपके पास है, बाइनोमियल थ्योरम मैंने अपने एंड से पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप वॉचिंग, पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके, थैंक यू।